हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं वन शॉट रिवीजन फॉर यूनिट नंबर 5 ऑफ एनालॉग सर्किट्स। ठीक है, तो देखिए यूनिट नंबर 5 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है और जनरली क्या होता है कि बच्चे यूनिट नंबर 5 छोड़ के जाते हैं। तो आई होप कि ये वन शॉट रिवीजन पढ़ने के बाद आप यूनिट नंबर 5 को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यूनिट नंबर 5 की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो 90% ट्विस्टेड नहीं होता, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत स्कोरिंग होता है। प्लस आपकी जो यूनिट नंबर 5 है दैट इज वेरी स्कोरिंग एज वेल, क्योंकि इसमें हम पढ़ रहे हैं ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वन शॉट रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 5, जिसमें कि आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या? इट इज अ हाई गेन मल्टी स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, पहली बात हाई गेन कहा हमने, गेन हाई होता है इसमें, और मल्टी स्टेज, मल्टीपल स्टेजेस है, एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है? एक ऐसा एम्पलीफायर जो दो इनपुट का डिफरेंस एज इनपुट टेक करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। Next, op-amp are linear devices that have all the properties required for nearly ideal DC amplification and therefore इसका यूज कहाँ कहाँ है? सिग्नल कंडीशनिंग में, फिल्टर्स में, टू परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं ये आप परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ op-amp, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। Here we have the IC for op-amp. The IC integrated circuit for op-amp is IC number 741. ठीक है, तो अगर आपने अपने लैब में एक हार्डवेयर के फॉर्म में आईसी कभी देखी है तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक साइड ये नॉच होती है। ठीक है, हम पिन नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट इज अ 8 पिन आईसी, IC 741। कई बार 2 नंबर में ये पूछ लेते हैं, दैट्स व्हाई इसको मैंने यहाँ पे छोटा सा डिस्कस किया। देखिए पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 जो है दैट इज इनपुट ऑफसेट। ओके, पिन नंबर 2 और 3 का इस्तेमाल, पिन नंबर 2 से हम देते हैं इन्वर्टिंग इनपुट दैट इज नेगेटिव इनपुट, और पिन नंबर 3 से हम देते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दैट इज पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल। ठीक है, op-amp के 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल विच इज नेगेटिव एंड वन इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल विच इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गए पिन नंबर 2 एंड 3। पिन नंबर 2 इज इन्वर्टिंग, पिन नंबर 3 इज नॉन इन्वर्टिंग। पिन नंबर 4 और 7 आपस में कनेक्टेड है। पिन नंबर 4 से हम देते हैं माइनस VEE और पिन नंबर 7 से हम देते हैं प्लस VCC। ये माइनस VEE और प्लस VCC क्या है? ये पॉजिटिव एंड पे और नेगेटिव एंड पे सैचुरेशन लेवल्स है। ये आपको अभी आगे लेक्चर में और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, पिन नंबर 6 से हम लेते हैं इस op-amp की आउटपुट, और पिन नंबर 8 जो है उसको हमने फ्री छोड़ रखा है, इट इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, सो दिस इज IC 741 फॉर op-amp विच इज 8 पिन IC। अब अगर सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरीके का सिंबल हम op-amp का ड्रॉ करते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें कि ये हो गया मेरा इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज पिन नंबर 2, नॉन इन्वर्टिंग इज पिन नंबर 3। ओके, प्लस VCC यहां से हो गया विच इज पिन नंबर 7, माइनस VEE यहाँ पे आ गया विच इज पिन नंबर 4, एंड आउटपुट पे मैंने दे दिया पिन नंबर 6। So like this I can represent my op-amp with the help of a symbol diagram, symbolic diagram as well as in the form of IC, पिन डायग्राम की तरह से भी आप इसको बता सकते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अब हम अपने op-amp को डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों कह रहे हैं, टाइप ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखते हो कि दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर अ बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसमें क्या है, 2 ट्रांजिस्टर्स हैं T1 और T2, और ये जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं दीज आर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स। उनकी वजह से जो इनका इस पूरे सर्किट का जो इनपुट है, इफेक्टिव इनपुट, दैट इज इक्वल टू Vin1 माइनस Vin2। दिस इज द इफेक्टिव इनपुट फॉर दिस टाइप ऑफ सर्किट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्योंकि ये जो इनपुट लेता है वो 2 इनपुट के डिफरेंस को इनपुट कंसीडर करता है। ठीक है, द सर्किट शोज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद 2 इनपुट्स. The 2 inputs are Vin1 and Vin2. The 2 identical transistors are both biased at same operating point with their emitters connected together and return the common supply terminal by resistor VEE. ठीक है, ये resistor REE से यहाँ पे कॉमन सप्लाई दे देता है। So likewise a
पर्टिकुलर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ऐसे ही आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इनपुट टर्मिनल जो है उसका वर्क करता है। ठीक है, आगे और आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर ऑप एम्प, जिसमें कि 4 स्टेजेस हैं। इनपुट स्टेज, यहाँ पे कि हम 2 इनपुट अप्लाई करते हैं, वन इज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड अनदर वन इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। देन वी हैव इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड आउटपुट स्टेज। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सॉरी, ये स्लाइड रिपीट हो गई। तो इनपुट स्टेज, पहली स्टेज है इनपुट स्टेज। इट इज द डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। देखिए, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, दैट मींस जो हमारा ओप एम्प है उसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहाँ लगा है? इनपुट स्टेज पे ही लगा है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो मेरा ओप एम्प है वो डुअल इनपुट लेता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। This stage provides most of the voltage gain of the amplifier and also establish the input resistance of op amp. Second is the intermediate stage, which is the dual input unbalanced output. इसमें भी dual input है, but इसका जो output है that is unbalanced, is provided, which increases the overall gain of op amp because of direct coupling of the first 2 stages. The DC level at the output of intermediate stage is well above the ground potential. अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे आया कि इंटरमीडिएट स्टेज भी डुअल इनपुट लेती है, लेकिन वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है दैट इज अनबैलेंस्ड। तो उस अनबैलेंस्ड आउटपुट को बैलेंस करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेज लानी पड़ती है, विच इज कॉल्ड लेवल शिफ्टिंग स्टेज। ठीक है, सो द लेवल शिफ्टिंग स्टेज, द थर्ड स्टेज, इज यूज्ड टू शिफ्ट द डीसी लेवल एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज डाउनवर्ड टू 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो लेवल करेक्शन किया जाता है that is done at the stage of level shifting stage. Finally, at the output we have a push-pull amplifier. A complementary symmetry push-pull amplifier is there at the output stage. The output stage should have following desirable properties. और जो मेरी आउटपुट स्टेज है उसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? लार्ज आउटपुट वोल्टेज स्विंग। अब ये वोल्टेज स्विंग क्या चीज आ गई, इसको हम पढ़ेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। अभी ये दोनों पॉइंट समझ ले। लार्ज आउटपुट करंट, आउटपुट करंट बहुत हाई होना चाहिए। तो जब आउटपुट करंट हाई होगा, किसकी वजह से हाई होगा? जब आउटपुट करंट हाई है तो जाहिर सी बात है कि जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट विल बी वेरी लो। ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो या तो 0 या फिर बहुत लो होगा, तब जाकर के ही आपका आउटपुट करंट हाई हुआ होगा। ठीक है, नाउ वोल्टेज स्विंग की बात थी, तो वोल्टेज स्विंग का क्या है? मैंने आपको बताया था शुरुआत में लेक्चर के कि जो मेरा ओप एम्प है वो 2 वोल्टेजेस के बीच में वर्क करता है। तो उसके 2 सैचुरेशन लेवल्स होते हैं। पॉजिटिव साइड पे उसका सैचुरेशन लेवल होता है प्लस VCC और नेगेटिव साइड पे उसका सैचुरेशन लेवल होता है माइनस VEE। ठीक है, ऐसे हमने सिंबल बनाया था ओप एम्प का। यहाँ पे हमने दी थी प्लस VCC विच वॉज पिन नंबर 7 और यहाँ पे हमने ली थी माइनस VEE विच इज पिन नंबर 4। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही था। देख लेते हैं एक बार पीछे। ये देखिए, पिन नंबर 4 पे माइनस VEE और पिन नंबर 7 पे प्लस VCC। तो ये जो 2 वोल्टेज थी इसका रोल आपको अब समझ में आएगा। तो बेसिकली आपका जो ओप एम्प है वो कुछ इस तरीके से गेन प्रोवाइड करता है। V आउटपुट और V इनपुट के बीच में ऐसा रिलेशनशिप आता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये इस तरह से लीनियर कर्व आता है एंड व्हेन ऑन द अपर साइड, जब हम अपर साइड पे सैचुरेशन वोल्टेज रीच करते हैं तो ये सैचुरेशन में चला गया और लोअर एंड पे जब हम सैचुरेशन रीच करते हैं तो ये सैचुरेशन में चला गया। ठीक है, so this is called the voltage swing capability of op amp. Next is ideal op amp. तो देखो op amp की स्टडी जो होती है वो 2 तरीके से की जाती है, आइडियल op amp और प्रैक्टिकल op amp. आइडियल क्या होता है? आइडियल एक्चुअली वो चीज होती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तभी हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करते हैं चीजों की। ठीक है ना, अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज आइडियली इनफाइनाइट है, इसका मतलब वो बहुत हाई रही होगी। वो बहुत हाई हो सकती है बट इनफाइनाइट इज नथिंग। आइडियली हम ये टर्म यूज कर लेते हैं इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली हम उसे क्या कहेंगे? वेरी हाई। आइडियली अगर हम किसी चीज को 0 कह रहे हैं तो प्रैक्टिकली हम क्या कहेंगे? उस चीज को वेरी लो। ठीक है ना, देखो आइडियल कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता, तो ना तो इनफाइनाइट होगा ना 0 होगा। अगर इनफाइनाइट कह रहे हैं तो दैट क्वांटिटी, दैट टर्म विल बी वेरी हाई, और 0 कह रहे हैं तो दैट टर्म विल बी वेरी लो। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जो चीज आप आइडियली ओप एम्प की इनफाइनाइट कह रहे हैं वही चीज प्रैक्टिकली वेरी हाई होगी, और जो चीज आप ओप एम्प की आइडियली लो कह रहे हैं वो आइडियली बहुत जो आइडियली आप उसे लो कह रहे हैं तो प्रैक्टिकली वो चीज बहुत
Ideally 0 and practically very low. I got confused. So this is the thing which you have to remember. This is the key. Infinite, high, 0, very low. Ideal और practical का relationship. तो अब देखिए आइडियल ओपैम्प का ये हो गया मेरा सर्किट डायग्राम, जिसमें V आउटपुट दिख रहा है आपको प्लस VCC माइनस VE, नेगेटिव इनपुट टर्मिनल, पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल। नेगेटिव इनपुट टर्मिनल पे हमने माना वोल्टेज है V1 और पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल पे हमने माना वोल्टेज है V2, और इन दोनों एंड से करंट जा रहा है I1 एंड I2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम बताने वाले हैं एक ओपैम्प के दो बेसिक रूल्स जो आपको हमेशा काम आएंगे, चाहे आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो ओपैम्प की, आपको ये दोनों रूल्स हमेशा याद होने चाहिए। पहला रूल क्या कहता है? फॉर आइडियल ओपैम्प द इनपुट बायस करंट इज 0। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज, दिस इज रूल नंबर 1। फॉर आइडियल ओपैम्प द इनपुट बायस करंट इज 0, which implies that I1 will be approximately equal to I2 will be equal to 0. And the second key rule is the concept of virtual ground or the concept of virtual short. ये क्या कहता है? The concept of virtual ground or the concept of virtual short says that V1 and V2 must be equal. V1 must be equal to V2. ये concept आया कैसे? देखिए, गेन क्या होगा इस ओपैम्प का? गेन will be equal to, गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट इज V आउटपुट, इनपुट इज इन दोनों का डिफरेंस, है ना। हमने क्या बात कही थी कि जो मेरा ओपैम्प है वो क्या है? माय ओपैम्प इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। उसके इनपुट स्टेज पे एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, दैट मींस वो जो इनपुट लेगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, तो इसका इनपुट क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। नाउ हम कहते हैं कि आइडियली एक ओपैम्प का गेन होना चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब गेन इनफाइनाइट चाहिए तो ये जो ए क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू V0 अपॉन V2 माइनस V1। ए को इनफाइनाइट करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या अप्रोच करना चाहिए? 0 अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज लीडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इनफाइनाइट, है ना। तो उस तरीके से V2 माइनस V1 मेरा हो जाता है 0 के बराबर और V1 हो जाता है इक्वल टू V2 के बराबर। That means in order to maximize the gain of an op-amp, V1 is forced to be equal to V2, and this concept is called virtual ground or virtual short. ये काफी इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट्स हैं जो आपके कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। आइडियल op-amp की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ स्लाइड पे आपके सामने है। इट हैज इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, 0 आउटपुट रेजिस्टेंस, infinite bandwidth, common mode rejection ratio that is CMRR is infinite, slew rate is infinite, offset voltage is 0, voltage gain is infinite, इसकी जो characteristics हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, and power supply rejection ratio that is PSRR is 0। अब आपको आइडियल ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल ध्यान नहीं रखना। क्यों? क्योंकि जो चीज आइडियली इनफाइनाइट है वो चीज प्रैक्टिकली बहुत हाई होने वाली है, और जो चीज आइडियली 0 है वो प्रैक्टिकली लो होने वाली है। ठीक है, बस इतना सा रिलेशनशिप है। अब आइडियल ओपैम्प के लिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू कॉमन मोड गेन। ठीक है, तो डिफरेंशियल मोड गेन को आपने रिप्रेजेंट किया AD से और कॉमन मोड गेन को रिप्रेजेंट किया AC से। ठीक है, AD क्या है? AD है गेन। किस स्थिति में गेन? जब आपका एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंशियल मोड में यूज हो रहा है। V आउटपुट अपॉन VID और V आउटपुट अपॉन VD। VD क्या होता है? डिफरेंशियल इनपुट क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस, दो इनपुट सिग्नल्स का डिफरेंस, दैट इज V2 माइनस V1। ओके, और ये जो गेन है मेरी उसको डेसिबल में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगी? दिस गेन AD इन डेसिबल इज इक्वल टू 20 log base 10 V0 ओवर VD का एब्सोल्यूट वैल्यू। Now common mode rejection ratio is वही टर्म चल रही है। तो AD क्या निकाला था हमने? डिफरेंशियल गेन वर्स डिफरेंशियल आउटपुट अपॉन डिफरेंशियल इनपुट। ओके, सो डिफरेंशियल आउटपुट और वी कैन से द V आउटपुट इन डिफरेंशियल मोड इज इक्वल टू डिफरेंशियल गेन AD मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल वोल्टेज VD, वेयर VD इज इक्वल टू, VD क्या आया था आपका? VD आया था आपका V2 माइनस V1। ठीक है, AC क्या होगा? AC is the gain when your differential amplifier is operating in common mode। ठीक है, ये common mode क्या होता है कि जब हम
दोनों इनपुट को उठा करके देखो डिफरेंशियल मोड क्या होगा, जब यहाँ पे V1 है यहाँ पे V2 है और इनपुट क्या है मेरी VID इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये तो हो गया डिफरेंशियल मोड। कॉमन मोड क्या होगा, जब मैं इन दोनों इनपुट को उठा करके एक इनपुट दे देती हूँ, ठीक है, और मैं क्या कहूँ कि मैं जो इनपुट अप्लाई कर रही हूँ दैट इज कॉमनली अप्लाइड, सो इट इज द एवरेज ऑफ दीज टू, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इन दोनों की एवरेज वैल्यू जब मैं अप्लाई कर रही हूँ एज कॉमन इनपुट, तो ये कहलाएगा मेरा कॉमन मोड। तो कॉमन मोड गेन क्या होगा, इट इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन V इनपुट इन कॉमन मोड दैट इज VC, और वो VC होगी क्या, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। डेसिबल में अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, 20 log base 10 V आउटपुट अपॉन VC का एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ द टोटल output voltage V out will be equal to the output voltage for differential mode plus the V output for common mode। तो V output differential mode के लिए क्या निकाला था हमने, AD into VD, और common mode के लिए जो V output निकलेगा वो निकलेगा AC into VC। So this is the term which is used commonly in numericals, V output का formula, ठीक है, और common mode rejection ratio is equal to the ratio of differential mode gain upon common mode gain. Both are important. Next, moving on to slew rate. Slew rate is again one of the important topic. पूछ लेते हैं क्या होता है भाई slew rate, फॉर्मूला बताओ। तो slew rate is, it is the rate of maximum rate of change of the output voltage with respect to time, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर में क्या है, वोल्टेज है, और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम है, मतलब वो मैक्सिमम रेट जिससे आपकी वोल्टेज V नॉट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, दिस इज कॉल्ड स्लीव रेट। ओके, अब आप पढ़िए, दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज दैट इज V नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तभी हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, d बाई dt ऑफ V नॉट मैक्स, और इसकी यूनिट क्या आएगी, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, वोल्टेज है जो हम मेजर करते हैं वोल्ट में, और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम है जो हम ले रहे हैं माइक्रो सेकेंड में। स्लीव रेट का एक और फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ मैक्स इंटू वी मैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंटू मैक्सिमम वोल्टेज। नाउ प्रैक्टिकल ओप एम्प पे आ जाएं तो देखो प्रैक्टिकली जो ओप एम्प का सर्किट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है, अंदर से इनपुट रेजिस्टेंस होगा उसका कुछ, आउटपुट रेजिस्टेंस होगा कुछ, और AVID मतलब ये जो डिफरेंस वोल्टेज है ये किसी गेन से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे जा रही होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा देखो, हम आइडियली कहते थे कि वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, दैट मींस प्रैक्टिकली द वोल्टेज गेन शुड बी वेरी हाई। हम आइडियली कह रहे थे कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हाई होना चाहिए, सॉरी, हम आइडियली कह रहे थे कि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली उस चीज को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, हाई से, इनपुट रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई, और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो लिखी हुई है 100 किलो ओम टू 1 मेगा ओम। सिमिलरली इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो 0 बताया गया था आइडियली, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी लो। कितना लो, 40 ओम टू 100 ओम इसकी वैल्यू होती है। बैंडविड्थ इनफाइनाइट बताई गई थी, बट प्रैक्टिकली बहुत हाई हो जाएगी 1 to 20 मेगाहर्ट्ज की रेंज में। आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं। द आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज डिफरेंस ओनली अंटिल इट रीचेस द सैचुरेशन वोल्टेजेस। तो ये सैचुरेशन वोल्टेजेस क्या क्या होती हैं, अपर एंड पे ये सैचुरेशन वोल्टेज होती है प्लस VCC, और नेगेटिव एंड पे नीचे की तरफ ये जो वोल्टेज होती है ये होती है माइनस VEE, ठीक है। तो ये देखो ये कर्व बनाया है हमने V आउटपुट और V इनपुट के बीच में। तो ये जो V आउटपुट और V इनपुट है, V इनपुट क्या है, V इनपुट इज VID इक्वल टू V2 माइनस V1, दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज लगी है उनका डिफरेंस है ना। तो V आउटपुट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनपुट और V2 माइनस V1, कब तक, जब तक सैचुरेशन वोल्टेजेस रीच नहीं होती। अपर एंड पे ये सैचुरेशन वोल्टेज क्या कहलाती है, प्लस VCC, और लोअर एंड पे ये सैचुरेशन वोल्टेज क्या कहलाती है, माइनस VEE। For every small value of input differential voltage, the output differential voltage increases linearly, ठीक है। So this is a type of ideal voltage transfer curve. Now we have inverting amplifier. Inverting amplifier क्या होता है, देखो op amp का बेसिक सर्किट डायग्राम बनाएं। This is the symbol for op amp, negative, positive, V output.
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसके नाम में ही इसकी वर्किंग छुपी है। हम इसे इन्वर्टिंग कह रहे हैं, दैट मीन्स हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट लगाई वी इन और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने कर दिया ग्राउंड, 0 वोल्ट दे दी इस पे। ठीक है, अगर हम ऐसा एम्पलीफायर लेते हैं, ऐसा ओप एम्प लेते हैं जिसमें हम इनपुट लगाते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कर देते हैं ग्राउंड, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसमें आपने वी इनपुट लगाई यहाँ नेगेटिव पे, दिस इज R1 इनपुट रेजिस्टेंस एंड दिस इज RF फीडबैक रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द करंट I1 एंड दिस इज द करंट I2 फीडबैक ब्रांच में। हमने माना कि ये करंट यहाँ चली, कुछ पोर्शन अंदर गया I2 डैश और कुछ पोर्शन ऊपर गया, बट हमने पहला रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था हमने? पहला, फॉर ओप एम्प द इनपुट बायस करंट इज 0, जो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कहा था। इसका मतलब ओप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाती। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, द इनपुट बायस करंट फॉर ओप एम्प इज 0, दिस इंप्लाइज दिस I2 डैश विल बी इक्वल टू 0। तो जब ये I2 डैश 0 हो गया, दैट मीन्स ये जो I1 यहां से चला वो सारा का सारा ऊपर की ब्रांच में चढ़ गया, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे यहां से। प्लस यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट का जो कंसेप्ट है उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। कैसे? हम जानते हैं गेन क्या होता है ओप एम्प का, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। ठीक है, वी इनपुट क्या है? डिफरेंस ऑफ टू, V2 माइनस V1। अब हम कहते हैं कि गेन होना चाहिए भैया इनफाइनाइट, तो जब गेन हमें इनफाइनाइट चाहिए तो इसके डिनोमिनेटर को 0 अप्रोच कराना पड़ेगा, तभी ये क्वांटिटी होगी इनफाइनाइट। ठीक है, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, दैट मीन्स V2 minus V1 is 0 or we can say V2 is equal to V1. So this is the concept of virtual short. Virtual short circuit means that whatever is the voltage at non-inverting terminal, मतलब positive terminal पे जो voltage है, it will automatically appear at the inverting terminal, मतलब negative terminal पे, because of infinite voltage gain condition. ठीक है, तो infinite voltage gain condition को satisfy करने के लिए क्या होता है कि जो मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल हैं, उनकी जो वोल्टेजेस हैं, दे आर फोर्स्ड टू बी इक्वल टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट। इसको वर्चुअल ग्राउंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो गया। इफ दिस इज V1, दिस इज V2, देखो ये रहा V2 और ये रहा V1, तो ग्राउंड कर दिया, दैट मीन्स V1 0 हो गई, तो V2 भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पे, दैट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट बना लिया भाई। ठीक है, दिस इज द V इनपुट, I1 करंट चला, सारा का सारा ऊपर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि I2 डैश विल बी 0, नो बायस करंट इज देयर फॉर ओप एम्प, सो I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, और दूसरा चीज हमें क्या पता है? दूसरी चीज हमें ये पता है कि V1 और V2 आपस में बराबर होंगे, और क्योंकि V1 0 है, ग्राउंड कर रखा है, तो V2 भी क्या होगा? 0 वोल्ट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें I1 निकालना है, I2 निकालना है और दोनों को बराबर रखना है टू फाइंड आउट द गेन ऑफ दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन फाइंड आउट करना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे I1 का वैल्यू। देखो कैसे लिखा, जब हमारे पास कोई ब्रांच होती है और उसमें हमें करंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? उस ब्रांच के दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। ठीक है, अगर हमें किसी ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है तो उस ब्रांच के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इन दैट ब्रांच इज इक्वल टू द करंट I। ठीक है, तो अब देखो I1 कैसे निकाला? I1 कहाँ है? इस ब्रांच में। I1 विल बी इक्वल टू V in माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1, ये लिखा है। बट V2 इज इक्वल टू 0, V2 तो हमने पहले ही 0 बता दिया फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो V2 को 0 पुट करोगे तो I1 की वैल्यू आ गई यहाँ V in अपॉन R1। सिमिलरली I2 निकाल लीजिए। I2 क्या है? I2 इस ब्रांच में है, यहाँ पे पोटेंशियल V2, यहाँ पे पोटेंशियल V0, सो V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF विल बी I2।
अगेन वी हैव V2 इज इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का V0 अपॉन RF, बट I1 इज इक्वल टू I2, दोनों को बराबर रख देंगे, यहां तक पहुंच गए। अब V0 अपॉन Vin निकाल लिया। क्यों निकाला V0 अपॉन Vin? क्योंकि गेन क्या होता है, गेन इज ऑलवेज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट निकालना ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, which is coming out to be माइनस का RF over R1. So we have gain is equal to V0 upon Vin is equal to माइनस का RF over R1. That means the absolute value of gain is less than 1, है ना? तो वैल्यू जो है इसकी वो लेस देन 1 होती है फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल भी आ जाता है छोटा मोटा। और अगर RF और R की वैल्यू सेम हो जाए, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम हो जाए, so V0 is directly proportional to माइनस का Vin। तो अगर आपने कुछ ऐसा V इनपुट दिया है तो आपको V आउटपुट पे कुछ ऐसा सिग्नल मिल जाएगा, गेन विल बी लेस देन इक्वल टू यूनिटी। गेन नहीं होता इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, लेकिन फेज रिवर्सल कर देता है, नेगेटिव साइन के बराबर है, नेगेटिव साइन से प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या कर देता है, फेज रिवर्सल कर देता है। अगर इनपुट ऐसा था तो आउटपुट नीचे से ऊपर मिलेगा, फेज कन्वर्टर मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फेज कन्वर्टर। नेक्स्ट इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो देखो भाई, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल क्या था, जब हमने इनपुट दी थी इन्वर्टिंग एंड से और नॉन इन्वर्टिंग को कर दिया था 0। अब हमें उल्टा करना है, ठीक है। अब हमें इनपुट देनी है नॉन इन्वर्टिंग पे और इन्वर्टिंग को कर देना है ग्राउंड 0, तो वो मेरा बन जाएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है ना। देखिए ऐसा ही किया है, पॉजिटिव टर्मिनल जो था मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उस पर मैंने दे दी अपनी इनपुट Vin, और जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल था इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, उसको मैंने कर दिया ग्राउंड, यहाँ पे मैंने दे दी इसको 0 वोल्ट। सर्किट सेम है वही का वही, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। I2 अब की बार इधर की तरफ जा रहा है और I1 उधर की तरफ जा रहा है। पहला रूल लगाएंगे, क्या था पहला रूल, इनपुट बायस करंट ऑफ एन ऑप एम्प इज 0, दिस इंप्लाइज इसके अंदर कोई करंट नहीं जा सकता, तो I2 और I1 होंगे बराबर, ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, दूसरा रूल लगाओ, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से V1 इज इक्वल टू V2, और V1 क्या है, Vin है। अब की बार इनपुट हमने कहां से दिए, यहां से दिए, तो V1 इज इक्वल टू Vin, तो V2 भी किसके बराबर हो जाएगा, Vin के बराबर हो जाएगा, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। नाउ अगेन हम वही करेंगे, I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। तो देखिए I1 कैसे निकाला हमने, I1 निकालने के लिए हमने ये वाली ब्रांच चुनी, I1 V2 माइनस 0 अपॉन R1 होगा, ठीक है, ये लिखा है। I2 क्या होगा, I2 इस ब्रांच में है V0 माइनस V2 डिवाइडेड बाय RF, ठीक है, दोनों निकाल लिए, दोनों को रख दो बराबर, I1 इज इक्वल टू I2। इन डेरिवेशंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पढ़ते पढ़ते इनको लिखते हुए चलें। तो व्हेन यू विल राइट ईच एंड एवरी स्टेप एंड सॉल्व इट बाय योर हैंड, तो आपको एक एक स्टेप आराम से आता चला जाएगा। इट इज वेरी इजी, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं हुआ हुआ। हम I1 इक्वल टू I2 रखने के बाद यहां तक पहुंचे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, वोल्टेज की वैल्यूज एक तरफ इकट्ठी की, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू एक तरफ इकट्ठी की, ठीक है। उसके बाद V0 बाय V2 माइनस 1 इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया, फिर 1 को इधर ले गए तो ये 1 प्लस में आ गया, ठीक है। फाइनली V2 Vin के बराबर है फ्रॉम द कंडीशन ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, तो V2 की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, Vin रिप्लेस कर दिया। अगेन हमारे पास फॉर्मूला आ गया गेन का, गेन इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन Vin विच इज इक्वल टू 1 प्लस RF ओवर R1, ठीक है। अब आप देख सकते हो खुद ही कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो गेन आ रहा था वो आ रहा था माइनस का RF ओवर R1 एंड द गेन वाज लेस देन यूनिटी, लेस देन और इक्वल टू यूनिटी। बट इस केस में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आपका गेन क्या आ रहा है, 1 प्लस RF ओवर R1, तो 1 प्लस समथिंग, दैट इज द गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन यूनिटी 1, ठीक है, एंड V0 विल बी प्रोपोर्शनल टू प्लस का Vin। Okay, so next we'll move on to integrated circuit, which is also one of the important application of op amp.
जब आप इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग समझ जाएंगे तो आप आगे के सारे सर्किट समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे सर्किट्स में वही 2-4 रूल घूम फिर के लगते हैं। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, इनपुट बायस करंट ऑफ ऑप एम्प इज 0, इन्वर्टिंग का गेन, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इंटीग्रेटर। कैसे बना ये सर्किट? हमने अभी अभी जो सर्किट पढ़ा था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, उसमें अगर आप अपने फीडबैक रेजिस्टेंस आरएफ की जगह पे एक कैपेसिटर लगा दोगे सीएफ, तो वही सेम सर्किट आपका बन जाएगा क्या? इंटीग्रेटर सर्किट, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अभी अभी हमने पीछे जो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट पढ़ा, इसमें आप इस फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगा दो सीएफ, फीडबैक कैपेसिटर, तो ये सर्किट आपका बन जाएगा क्या? इंटीग्रेटर सर्किट। देखिए कैसे, सेम सर्किट है, केवल रजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगाया। वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन से दिस V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है। इनपुट बायस करंट ऑफ ऑप एम्प इज 0, दैट मींस I2 डैश विल बी 0। जब I2 डैश 0 होगा तो क्या होगा? I1 I2 बराबर हो गए, I1 निकालो I2 निकालो, दोनों को बराबर रख दो, तो I1 कैसे निकलेगा? I1 इज इन दिस ब्रांच, Vin माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है, बट V2 is 0 from the condition of virtual short, so I1 is equal to Vin upon Rn। नेक्स्ट I2 कैसे निकालना है? ये थोड़ा ट्रिकी है। देखो I2 निकालना है इस ब्रांच में, तो जब भी हम किसी ऐसी ब्रांच में करंट निकालते हैं जहां पे कैपेसिटर लगाओ तो कैसे निकालेंगे? ये कैपेसिटर लगाए, यहाँ पे वोल्टेज है V2, यहाँ पे वोल्टेज है V0, दिस इज CF, और यहाँ पे मेरा करंट है I2, है ना, यही तो है, ये निकालना है मुझे। तो ये क्या होगा? नॉर्मली हम क्या करते थे? I2 विल बी इक्वल टू V2 माइनस V0 ओवर रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस होता तो, अब क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस है, तो आप क्या करोगे? CF d बाई dt ऑफ V2 माइनस V0, ठीक है। जब भी किसी ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है तो उसमें जो करंट है वो कैसे निकालोगे? Not the difference of voltage, the rate of change of difference of voltage and multiplied by the capacitance itself, ठीक है। तो देखिए I2 की वैल्यू हमने क्या निकाली? CF d by dt of V2 minus V0। V2 हमें पता है 0 है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, तो I2 रिड्यूस हो गया इस वैल्यू में, I1 I2 बराबर है, तो इन दोनों को हमने कर दिया इक्वेट, ठीक है। अल्टीमेट मोटिव क्या होता है हमारा? इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप निकालना। तो देखो d बाई डी टी ऑफ V0 इज इक्वल टू माइनस के CF को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? बस थोड़ी सी वैल्यूज रीअरेंज करी है, ठीक है। अब V आउटपुट क्या रह जाएगा? यहाँ डेरिवेटिव है, ठीक है, तो जब डेरिवेटिव को खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे इस डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए। तो यहाँ क्या रह जाएगा? V0 t, V आउटपुट t इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन RICF कांस्टेंट है, इंटीग्रल 0 टू t V इन t dt। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल है दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द इनपुट सिग्नल, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड इंटीग्रेटर सर्किट। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना होगा तो क्या करेंगे? टाइम t की जगह हम इसमें s रखेंगे, और जो मेरा इंटीग्रल होता है उसका s डोमेन में 1 अपॉन s रखते हैं, आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो V0 s विल बी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन RI इंटू CF इंटू s, इंटीग्रल हट गया, इंटू V इन s। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? V आउटपुट अपॉन V इनपुट s, ठीक है। सो V आउटपुट s अपॉन V इनपुट s इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन s RI इंटू CF, s की वैल्यू j ओमेगा रख सकते हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इसकी केवल इतना पार्ट, उसमें हम इमेजिनरी टर्म को कंसीडर नहीं करते और ना ही नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हैं। पुटिंग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, फ्रीक्वेंसी को आप 2 पाई f भी रख सकते हो, तो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू की जो गेन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमको एक रिलेशनशिप मिल जाती है, ठीक है। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी इज 0, एट 0 फ्रीक्वेंसी और एट लो फ्रीक्वेंसीज the gain will be infinite, the gain tends to infinite। यूनिटी गेन के लिए क्या होगा? फॉर यूनिटी गेन आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई RICF इज द
फ्रीक्वेंसी एट यूनिटी गेन। इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं, गेन अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब फ्रीक्वेंसी 0 हो रही थी तो गेन बढ़ रहा था। ठीक है, व्हेन f was 0 gain tends to infinite and at gain is equal to 1 that is equal to gain कहाँ पे 1, यहाँ पे 0 डेसिबल पे 0 dB पे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस। अभी पीछे हमने देखा। तो लाइक दिस वी हैव द सर्किट ऑफ इंटीग्रेटर, वेरी सिंपल। एंड नेक्स्ट वी हैव डिफरेंशिएटर। अब डिफरेंशिएटर भी बिल्कुल उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। कैसे? अब की बार आप क्या करो, वो जो हमने कैपेसिटर यहाँ पे लगाया था ना, उस कैपेसिटर को यहां से उठा करके यहाँ लगा दो CI की RI की जगह। ठीक है, सेम सर्किट लो इंटीग्रेटर का, इंटीग्रेटर के सर्किट में जो CF यहाँ लगा था उसको यहाँ से हटाओ, RF लगाओ अपनी जगह पे, और इनपुट रेजिस्टेंस की जगह पे आप लगा दो इनपुट कैपेसिटेंस CI। तो ये जो सर्किट बना ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डिफरेंशिएटर सर्किट। नाउ अगेन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड वी हैव V1 V2 बराबर हो जाएंगे 0 वोल्ट। इनपुट बायस करंट 0 होता है ऑप एम्प में, तो I2 डैश विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू I2। फिर से वही कहानी, I1 निकालो I2 निकालो, दोनों को बराबर रख दो। ठीक है, I1 क्या होगा, मैंने बताया था आपको, अभी पीछे समझाया था कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हो उस ब्रांच का करंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। द करंट I1 इज इक्वल टू CI इनपुट कैपेसिटेंस into rate of change of the voltage at two ends d by dt of V in minus V2। ठीक है, V2 है 0, रख दो, I1 को सिंप्लीफाई कर लो, फिर निकालो I2 फीडबैक ब्रांच में क्या होगा, I2 इज इक्वल टू V2 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय RF। बट अगेन V2 इज इक्वल टू 0, तो R2 भी सिंप्लीफाई हो गया। अब I1 I2 की सिंप्लीफाइड वैल्यू को रख दो एक दूसरे के बराबर, तो आपको वैल्यू मिल गई यहां तक। ठीक है, यहां से आपको V आउटपुट मिल गया माइनस का RF CI इंटू डी बाई डी टी ऑफ VN। तो आप क्लियरली देख सकते हो द आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ T इज इक्वल टू डी बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ इनपुट। तो आउटपुट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ इनपुट, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड डिफरेंशियल सर्किट। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना होगा तो सिंपल है, T की जगह S रखेंगे और डी बाई डी टी डिफरेंशियल, देखो इंटीग्रल को रिप्लेस करते हैं 1 बाय एस से एस डोमेन में, और डिफरेंशियल को रिप्लेस करते हैं एस से। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट एस इज इक्वल टू माइनस का एस इंटू आर एफ सी आई इंटू वी इन एस। तो वी आउटपुट एस अपॉन वी इन एस इज इक्वल टू माइनस का एस आर एफ इंटू सी आई। एस की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे और गेन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होगी तो माइनस साइन हटा देंगे, इमेजिनरी पार्ट हटा देंगे। तो डिफरेंशिएटर के लिए देखिए जरा, डिफरेंशिएटर के लिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई गेन की वो क्या आई, वो आई ओमेगा आर एफ इंटू सी आई, और ओमेगा को अगर हम 2 पाई एफ रख दें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गेन is equal to 2 pi f RF into CI. That means gain for a differentiator is directly proportional to frequency. This one of the disadvantage of your differentiator circuit. ठीक है, डिफरेंशिएटर सर्किट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही ये होता है कि डिफरेंशिएटर सर्किट में जो गेन होता है that is directly proportional to frequency. So as the frequency increases, the gain increases. जाहिर सी बात है, but at some high frequency the differentiator becomes unstable. ठीक है ना, तो हम गेन बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे, हम गेन बढ़ाने के लिए चाहेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं, बट जनरली क्या देखा गया है कि जैसे ही आपका ओप एम्प हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने लगता है तो इट एंटर्स सैचुरेशन रीजन और उसका ऑपरेशन अनस्टेबल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएटर। ऑल्सो ये जो सिचुएशन है ये आपके सर्किट को सेंसिटिव बनाती है नॉइस के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा समिंग एम्पलीफायर। तो हमको नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रेटर में क्या हो रहा था, आउटपुट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इनपुट। डिफरेंशिएटर में क्या हो रहा था, आउटपुट इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ इनपुट। समिंग एम्पलीफायर ये क्या करेगा, ये जो 2 इनपुट दी गई हैं या 2 से ज्यादा इनपुट दी गई हैं, आउटपुट पे मुझको उसका सम प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो देखो इसका सर्किट देखो जरा,
वही सर्किट है जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का था, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कह रहे हैं। दैट मीन्स इनपुट कहाँ लगी है, Vin1 Vin2, दो इनपुट लगाई है, तीन होती तो तीन भी आ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो इनपुट लगाई, कहां से लगाई, इन्वर्टिंग टर्मिनल से लगाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ये R1 रेजिस्टेंस से, ये R2 रेजिस्टेंस से, यहाँ करंट माना I1, यहाँ करंट माना I2, ठीक है। और इन्वर्ट पॉजिटिव टर्मिनल को कर दिया ग्राउंड, ठीक है ना। तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड V1 और V2 बराबर हो गए 0 वोल्ट, और I2 डैश हो गया, ये जो I2 डैश है दिस इज 0, ठीक है। ये भी हम जानते हैं ओप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता। तो जब I2 डैश 0 है तो ये I1 प्लस I2 जो पूरा का पूरा है दैट इज इक्वल टू I, तो ये I1 प्लस I2 यहीं से इकट्ठा होके और फीडबैक ब्रांच में ट्रेवल हो जा रहा है। दैट मीन्स द करंट इन फीडबैक ब्रांच I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज निकालिए, I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू निकालिए, तीनों को बराबर रख दीजिए, दैट्स इट, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो I देखो कैसे निकाला, बहुत सिंपल है, I इस ब्रांच में है तो V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF, ठीक। V2 है 0, कैसे 0 है, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो I को सिंप्लीफाई कर लिया, I1 निकाला, I1 करंट है इस ब्रांच में, क्या होगा इसका वैल्यू, Vin1 माइनस V2, इस एंड पे V2 पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय R1, V2 0 है तो ये रिड्यूस हो गया Vin1 अपॉन R1 में। I2 is the current in this branch, so I2 will be equal to Vin2 minus V2 divided by R2, again V2 0 है तो ये रिड्यूस हो गया Vin2 अपॉन R2 में, तीनों निकाल लिए हमने, I1 I2। अब ये जो मेन इक्वेशन थी हमारी, इसमें इन सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये वैल्यू, और यहां से आपको मिल जाएगी अपने आउटपुट की वैल्यू। आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू, RF को उधर ले जाओ, माइनस के RF को, Vin1 अपॉन R1 प्लस Vin2 अपॉन R2। मान लो कि इनपुट पे थर्ड वोल्टेज भी होती, Vin3 Vin4 Vin5, मैं तो कितने भी इनपुट सम करा सकती हूँ, ठीक है ना। तो जितने इनपुट होंगे वो सब यहाँ ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर टू इनपुट्स। अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हो जाएं तो आपका जो फॉर्मूला है इट विल रिड्यूस टू V आउटपुट इज इक्वल टू लाइक दिस, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, सो V आउटपुट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V इनपुट प्लस V इनपुट 2। तो जितने भी आपने इनपुट पे वोल्टेजेस लगाए उन सबका सम कर दो, प्लस माइनस का साइन लगा दो उसके आगे, सो दैट इज इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर, है ना। नाम से ही पता चल रहा है सम हो रहा है इनपुट्स का एट द आउटपुट, बट इन्वर्टिंग है क्योंकि आपने जो इनपुट लगाई है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाई है। नेक्स्ट इज नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। अब क्या करना है भाई, नॉन इन्वर्टिंग समिंग में सीधी सी बात है, इन्वर्टिंग एंड को कर देना है ग्राउंड 0 वोल्ट पे, और जो इनपुट लगाई थी 2 उन्हें उठा करके लगा दो पॉजिटिव पे, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर हो गया आपका तैयार, ठीक है। अगेन बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे, मानो कि यहाँ पे करंट जा रहा है I3 डैश और यहाँ करंट जा रहा है I2 डैश, तो ये जो I2 डैश और ये I3 डैश है दिस विल बी इक्वल टू 0, ये हमें पता है। क्यों पता है, क्योंकि जनरल रूल है इनपुट बायस करंट फॉर ऑप एम्प इज 0, ठीक है भाई। तो I3 डैश है क्या, I3 डैश इज इक्वल टू दिस करंट, I3 डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ओके। तो I3 डैश तो 0 है, तो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू 0, और वी कैन से I1 इज इक्वल टू माइनस का I2। जरा दोनों की वैल्यू निकालिए, I1 विल बी इक्वल टू, इन दिस ब्रांच I1 विल बी इक्वल टू Vin1 माइनस V1 अपॉन R1, और I2 विल बी इक्वल टू V इंटू माइनस V1 अपॉन R2। दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस रिलेशन के साथ, I1 इज इक्वल टू माइनस का I2, ठीक है। पुट कर दी दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में। यहां से आपको क्या फायदा हुआ हमें ऐसा करने का, हमने एक रिलेशनशिप डिराइव की, ये वाली V1 का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। इसको करने का मोटिव था V1 का फॉर्मूला डिराइव करना Vin1 और Vin2 की टर्म्स में। क्यों, क्योंकि ये जो V1 है यही V2 के बराबर है, तो ऊपर की इक्वेशंस जब बनाएंगे वहां पे जब V2 आएगा तो इस V2 को हम इस V1 की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना।
इसे संभाल के रखेंगे। अब आएंगे ऊपर के सर्किट पे। देखो ऊपर का जो सर्किट है उसमें क्या दिखाई दे रहा है मुझे, उसमें मुझे पहली टर्म दिखाई दे रही है I3 इक्वल टू I4। I3 ये रहा I3 और ये रहा I4। ओपैम के अंदर तो कुछ जा नहीं रहा, I2 डैश तो 0 है, तो I3 ही I4 है। I3 इज इक्वल टू I4। I3 की वैल्यू निकालो, क्या होगी 0 माइनस V2 अपॉन RI, ठीक है, 0 माइनस V2 अपॉन RI। R4 की वैल्यू निकालो, R4 क्या होगा, सॉरी I4 क्या होगा V2 माइनस V0 अपॉन RF। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको। करंट सॉरी वोल्टेजेस के टर्म एक तरफ ले आओ और रेजिस्टेंस के टर्म एक तरफ ले आओ, और सिंप्लीफाई कर लिया। V2 को यहाँ पे सिंपल कर लिया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया और 1 को उधर ले जाएंगे तो आ गया, यहां तक पहुंच गए। V आउटपुट अपॉन V2 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन RI, या फिर V2 का फॉर्मूला निकाल लिया, V आउटपुट डिवाइडेड बाय 1 प्लस RF अपॉन RI। V1 V2 बराबर है वर्चुअल शॉर्ट से, यही करने के लिए हमने यहाँ पे V1 का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। तो V1 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहां से देखो V1 इज इक्वल टू V इन 1 अपॉन R1 प्लस V इन 2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म, ठीक है। तो V2 की जगह हमने क्या रख दिया, V1 रख दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, इज इक्वल टू V0 अपॉन RF प्लस R1। पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1, V1 की वैल्यू रख दी उधर वाली इक्वेशन से, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको फाइनली आउटपुट मिला अपना कुछ इस तरह। और जब इस आउटपुट को आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द फाइनल आउटपुट V0 इन दिस फॉर्म। अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के बराबर हो जाएं, इट इज इक्वल टू द वैल्यू R, तो ये सब कैंसिल हो के फाइनली आपके पास जो बचता है वो बचता है V आउटपुट इज इक्वल टू V इन 1 प्लस V इन 2, which proves that it is a non-inverting summing amplifier, ठीक है। What you have to do is, आप ये डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप बहुत माइन्यूटली कराई गई है जिससे एक भी स्टेप बच्चे को मिस ना हो, तो आप इस डेरिवेशन को साथ साथ पेन पेपर लेके करते चलें, यू विल श्योरली गेट द फाइनल आंसर। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ट्विस्टेड स्टोरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम बेस्ड अपॉन ओपैम्प। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसकी आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, ठीक है, जिसमें कि R1 गिवन है हमें 12 किलो ओम, ओके, R2 गिवन है हमें 2 किलो ओम, R3 भी गिवन है 3 किलो ओम और फीडबैक रेजिस्टेंस भी गिवन है 12 किलो ओम। V in 1 है 9 वोल्ट, V in 2 है -3 और V in 3 है -1 वोल्ट, ओके। तो आपको फॉर्मूला लगाना है इसका, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात हो रही है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का समर का फॉर्मूला क्या होता है, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस का RF ब्रैकेट में V in 1 अपॉन R1 V in 2 अपॉन R2 और जितनी भी वोल्टेज गिवन हो उन सबको ऐड करते चले। जस्ट ट्राई इट आउट, आंसर की आपको प्रोवाइडेड है, द आंसर शुड कम इक्वल टू 13 वोल्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज sketch the circuit of summing amplifier using op-amp to get output voltage of -V1, -2V2, -3V3। तो क्या क्लियर हो रहा है क्वेश्चन से, एक सर्किट डायग्राम बनाना है स्केच करके जिसमें भी आउटपुट ये हो, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव शो हो रहा है तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहा होगा, है ना, तो नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दो, ठीक है। और V1, V2, V3 तीन वोल्टेज है, तो तीनों वोल्टेज को यहाँ लगा के तीन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दो, फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दो। अब ये तीन रेजिस्टेंस और फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको चाहिए, बेसिक फॉर्मूला लिखो। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, V आउटपुट इज माइनस का R है V in 1 by R1 प्लस V in 2 by R2 प्लस V in 3 by R3। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस वैल्यू V in 1 इज इक्वल टू V1, तो माइनस का RF अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस का 1। सिमिलरली माइनस का RF अपॉन R2 विल बी इक्वल टू माइनस का 2 एंड माइनस का RF अपॉन R3 विल बी इक्वल टू माइनस का 3। माइनस माइनस साइन हो गए कैंसिल। नाउ लेट RF बी इक्वल टू 6 ओम। हमने RF फीडबैक रेजिस्टेंस को मान लिया 6 किलो ओम, तो अगर ये 6 किलो ओम है तो अब ये सारी वैल्यूज आपको उन रिलेशन से मिलती चली जाएंगी R1, R2 और R3 की, यू जस्ट हैव टू पुट इट, ठीक है।
तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प इफ डिफरेंशियल गेन इज 60 dB। ठीक है, डिफरेंशियल गेन मतलब एडी 60 dB गिवन है, डीबी में गिवन है, एंड द कॉमन मोड गेन इज 5 dB। कॉमन मोड गेन मतलब एसी, डीबी में गिवन है 5 dB। V1 है 10 मिलीवोल्ट, ओके, V2 है 9 मिलीवोल्ट, और आपको निकालनी है आउटपुट। तो भाई आउटपुट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी पीछे, V आउटपुट इज इक्वल टू AC AD इंटू VD प्लस AC इंटू VC। लेकिन यहाँ पे जो AD और AC लिखा है ये रेशियो में है, ये डीबी में नहीं है। तो आप ये जो डीबी की वैल्यूज है इनको डायरेक्ट मत पुट कर देना। व्हाट यू हैव टू डू इज गेन की जो वैल्यू है AD और AC की जो वैल्यू है वो आपको डीबी से रेशियो में कन्वर्ट करनी पड़ेगी पहले। कैसे करोगे? गेन इन डीबी इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से, इज इक्वल टू 20 log base 10 इंटू गेन। तो वी हैव, अगर AD की बात करें तो AD 60 dB है, तो 60 विल बी इक्वल टू 20 log base 10 AD। 60/20 इज इक्वल टू log base 10 AD, और एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू AD। तो एंटी लॉग आप लोगों के कैलकुलेटर में फंक्शन होता है ना, ऑन द बेस ऑफ 10 एंटी लॉग आप ले लें और AD की वैल्यू निकाल लें। सिमिलरली 5 विल बी इक्वल टू 20 log base 10 AC। ठीक है ना, अब AC की वैल्यू क्या होगी? 5/20 log 10 AC। अब AC की वैल्यू क्या होगी? एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म 5/20। तो अगेन आपको AC की वैल्यू रेशियो में मिल जाएगी, AC मिल गया, AD मिल गया, VD और VC चाहिए। तो VD और VC की वैल्यू भी हमको पता है। VD होता है मेरा क्या? V1 माइनस V2 डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, और VC होता है कॉमन मोड वोल्टेज। सो इट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टू इनपुट वोल्टेजेस, दैट इज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको VD पता चल जाएगा, VC पता चल जाएगा, AC और AD आप निकाल लोगे, कन्वर्ट कर लोगे DB से रेशियो में। सारी वैल्यूज को यू हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। तो आपका आंसर आना चाहिए 1016.89 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, जस्ट ट्राई इट आउट एंड चेक योर आंसर। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, तो देखें डिफरेंशियल एम्पलीफायर, हम ऑप एम्प को ही डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। तो जो मेरा ऑप एम्प सर्किट है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह कब काम करेगा? तब जब आप इसके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों ही टर्मिनल पे इनपुट दे दोगे। ठीक है ना, अभी तक हमने पीछे के जितने भी सर्किट देखे हमने उनमें क्या देखा था कि या तो हम इनपुट लगा रहे थे नेगेटिव टर्मिनल से, इन्वर्टिंग टर्मिनल से, या फिर हम इनपुट लगा रहे थे पॉजिटिव टर्मिनल से, दैट इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से। लेकिन डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा? यू हैव टू अप्लाई द इनपुट ऑन बोथ द नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव टर्मिनल। तो Vin1 हमने लगाई ऑन द नेगेटिव इनपुट टर्मिनल, ठीक है, और Vin2 आपने लगाई एट द पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 RF फीडबैक में, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 और ये RF फीडबैक रेजिस्टेंस के बराबर रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाया। दिस इज V1, दिस इज V2। सो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, नाउ अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर इस तरीके का जो सर्किट होता है उसका आउटपुट हम कैसे निकालते हैं? उसका आउटपुट निकालने के लिए हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि जो टोटल आउटपुट है मेरा V0 वो क्या होगा इस तरह के सर्किट का? वो होगा V01 प्लस V02। अब ये V01 और V02 क्या है? V01 इज द आउटपुट ड्यू टू Vin1 एंड V02 इज द आउटपुट ड्यू टू Vin2। ठीक है, तो जो दो इनपुट आपने सप्लाई की है डिफरेंट इनपुट टर्मिनल्स Vin1 और Vin2, उन दोनों की वजह से अलग अलग जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसको जब आप जोड़ेंगे दैट विल बी योर फाइनल आउटपुट फॉर दिस काइंड ऑफ सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? टू फाइंड द आउटपुट ड्यू टू Vin1, दैट इज टू फाइंड V01 वी हैव टू पुट Vin2 इक्वल टू 0। जब आपको Vin1 की वजह से जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई दैट इज V01 वो निकालनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? Vin2 को 0 पुट करना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही आप Vin2 को 0 पुट करोगे तो ये वाला ब्रांच हो जाएगा आपका ग्राउंड। ठीक है, V1 विल बी इक्वल टू 0। Vin1 हमने छोड़ दिया, हम क्या निकाल रहे हैं? बेसिकली वी आर फाइंडिंग आउट द आउटपुट V01 विच इज ड्यू टू द इनपुट Vin1। उसके लिए हमने Vin2 को कर दिया 0। तो अब आप देख सकते हो कि जो ये पूरा सर्किट बना
ये कौन सा सर्किट है? ये एक्चुअली मेरा वो वाला सर्किट है जिसे मैं सिंपल इन्वर्टिंग ओप एम्प कहती हूँ, है ना, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो हमने जस्ट इससे पहले अभी पढ़ा। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप जानते हो हम कैसे प्रोसीड करते हैं, सेम वही प्रोसेस पूरा फॉलो किया। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0, वर्चुअल शॉर्ट से I1 इक्वल्स टू I2, क्योंकि बायस करंट 0 है ओप एम्प में, I1 की वैल्यू निकाली, I2 की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट किया। और अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद भी होना चाहिए कि जब मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है तो उसकी आउटपुट क्या आती है, द आउटपुट इज इक्वल टू माइनस का RF ओवर R1 इंटू V1, ठीक है। सो यू कैन चेक हेयर, द आउटपुट इज V01 इज इक्वल टू माइनस का RF अपॉन R1 इंटू V1। दिस इज द वर्किंग ऑफ अ सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ओप एम्प, जो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ टू फाइंड आउट द आउटपुट ड्यू टू Vin2, अब Vin1 की वजह से जो आउटपुट थी वो तो आपने निकाल ली, अब Vin2 की वजह से जब आपको आउटपुट निकालनी है, यू हैव टू पुट Vin1 इक्वल टू 0। तो देखो सर्किट पे देखते हैं एक बार दोबारा, Vin1 की वजह से निकाल ली, अब Vin2 की वजह से निकालेंगे। तो Vin1 को क्या कर देंगे, यहां से इसको कर देंगे ग्राउंड और Vin2 को लगा रहने देंगे, तो मेरा सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। देखो मैंने Vin1 वाले हिस्से को कर दिया ग्राउंड से कनेक्ट 0 वोल्ट, और Vin2 मैंने एज इट इज रहने दी, ठीक है। अब ये मेरा सर्किट हो गया, यहाँ पे कुछ करंट्स मैंने मार्क कर लिए, I1, I2, I3, I4, V1, V2 यहाँ पे ये होंगे इक्वल फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। I1 विल बी इक्वल टू I2, क्योंकि ओप एम्प के अंदर तो कुछ जाता नहीं है, तो जो करंट यहाँ से चली वही की वही यहाँ आ गई, तो I1 निकालो, I1 विल बी V1 अपॉन R2। मैंने आपको बताया था किसी भी ब्रांच में जब हमें करंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। सिमिलरली I2 आप निकाल सकते हो V1 माइनस 0, क्योंकि ये ग्राउंड है, डिवाइडेड बाय RF। दोनों को इक्वेट कीजिए, दोनों को इक्वेट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, कैसे, रेजिस्टेंस की वैल्यू एक तरफ इकट्ठी कर लो, वोल्टेज की वैल्यू एक तरफ इकट्ठी कर लो, ठीक है। तो यहां से हमें ये रिजल्ट मिल जाता है Vn2 का V1 की टर्म्स में। तो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Vn2 इन टर्म्स ऑफ V1। नाउ अब हम जाएंगे अपने ऊपर वाले सेक्शन पे। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसकी तरफ देखिए, इसमें भी हमारे पास एक रिलेशनशिप है I3 इज इक्वल टू I4। क्यों? क्योंकि ओप एम्प के अंदर कोई भी इनपुट बायस करंट नहीं जाता, तो I3 विल बी इक्वल टू I4। इसी तरीके से आप निकालोगे I3 की वैल्यू, I3 विल बी 0 माइनस V2 अपॉन R1, ठीक है। I4 विल बी V2 माइनस V02 अपॉन RF। इन दोनों को वैल्यूज निकालने के बाद जब आप इक्वेट करेंगे I3 इक्वल्स टू I4, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ये वाला, V2 और V02 के बीच में आपको रिलेशनशिप मिल गई, ठीक है। नाउ V1 इज इक्वल टू V2 फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, तो आप V2 की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, V1 रिप्लेस कर सकते हो। अब V1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये V1 की वैल्यू, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट करो Vn2 की टर्म्स में, V1 विल बी इक्वल टू Vn2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 बाय RF। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी, जैसे ही यू विल हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन V02 एंड Vn2। तो V02 की वैल्यू आ गई आपकी इन टर्म्स ऑफ Vn2, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसे लिख लिया आगे, दिस इज द आउटपुट ऑफ V02 इन टर्म्स ऑफ Vn2। अब हमने शुरुआत में क्या कहा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि जो मेरा टोटल आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ V01 एंड V02। Vn1 की वजह से जो आउटपुट आया प्लस Vn2 की वजह से जो आउटपुट आया, तो दोनों को आप प्लस कर सकते हो। आप V01 भी निकाल चुके, V02 भी निकाल चुके, दोनों की वैल्यूज प्लेस करिए, यू विल गेट द फाइनल आउटपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। नाउ इफ द रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो ये साइड रेजिस्टेंसेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस भी सेम है, उस केस में आपका जो V आउटपुट है दैट विल बी इक्वल टू Vn2 माइनस Vn1, ठीक है, विच इज अ सिंपल डिफरेंस एम्पलीफायर सर्किट। क्योंकि आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, एट द आउटपुट यू आर गेटिंग द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंस एम्पलीफायर। तो आपने देखा
कि जो मेरा ओपैम्प है वो मेरे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करके देता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस ओपैम्प के हम लोग देख चुके। नेक्स्ट वी हैव इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प, और इसमें 3 ओपैम्प इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है जो हम लोग पढ़ते हैं। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? इसकी एप्लीकेशन है बॉयलर्स में, प्लांट्स में। ठीक है, तो देखो ये है मेरा 3 ओपैम्प इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, जिसमें आपको 3 ओपैम्प दिखाई दे रहे हैं, ओपैम्प नंबर 1, ओपैम्प नंबर 2 एंड ओपैम्प नंबर 3। यहां से मैंने Vin लगाई ओपैम्प नंबर 1 में, तो जब यहाँ पे V1 है तो ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पे भी V1 होगा फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। यहां से मैंने दी अपनी सेकेंड इनपुट V2, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे भी V2 होगी फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट। अब इन दोनों एंड्स को हम लोग ले गए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप के पोटेंशियोमीटर पे। ठीक है, मान लिया कि फर्स्ट ओपैम्प की आउटपुट है V01, तो इस पॉइंट पे भी V01, इसकी आउटपुट हमने मान ली V02, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे भी V02। फिर इसका फीडबैक रेजिस्टेंस माना RF1, इसका फीडबैक रेजिस्टेंस RF2। अब ये 2 पॉइंट लिए, इन 2 पॉइंट के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस डाला RC। ठीक है, माना इसके अक्रॉस सिंगल करंट फ्लो हो रहा है I, क्योंकि करंट हमेशा सीरीज में सेम रहता है, तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो हो रहा है I। इस पॉइंट पे V1 कैसे आया? वोल्टेज यहाँ पे V1 है, तो देखो यहाँ पे चल के यहाँ पे भी V1 आया। सिमिलरली यहाँ पे V2 कैसे आया? इधर V2 है, तो इधर से चल के यहाँ तक भी आपका V2 पहुंचा। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर बन गया। आगे चले, V01 पहले ओपैम्प की आउटपुट, V02 दूसरे ओपैम्प की आउटपुट, इन दोनों को लेकर के एक तीसरे एम्पलीफायर में ओपैम्प में आपने डाल दिया एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द आउटपुट V0। ठीक है, अब अगर आप इसका इतना हिस्सा देखें, केवल थर्ड ओपैम्प का हिस्सा देखें, तो आप देखोगे कि ये क्या है? ये डिफरेंस एम्पलीफायर है जो हमने अभी अभी पीछे पढ़ा है। ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंस एम्पलीफायर जो हमने अभी भी पीछे पढ़ा है, और उसका V आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका ये V आउटपुट क्या होना चाहिए? फीडबैक रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 इंटू V02 माइनस V01। ठीक है, हालांकि मैंने स्लाइड्स में ये वाली डेरिवेशन फिर से आपको रिपीट करके दिखाई है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि डिफरेंस एम्पलीफायर में सेम चीज आप अभी अभी करके आए हो। तो बढ़ेंगे आगे, तीसरा वाला ओपैम्प उठा लिया, आखिरी वाला, जिसके इनपुट जा रहे हैं V01 और V02। यहाँ पे R1 R2 है, यहाँ पे R1 R2 है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें फिर से हम लोग लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट निकालने के लिए आपने पहले भी क्या किया था? सुपरपोजिशन थ्योरम लगाई थी। तो लेट अस अज्यूम V0 इज इक्वल टू V01 डैश प्लस V02 डैश। V01 डैश क्या है? दिस इज द आउटपुट ड्यू टू दिस V01। ठीक है ना, और V02 डैश क्या है? इट इज द आउटपुट ड्यू टू दिस। तो जब आप ये निकालोगे V0-1, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले हिस्से को क्या कर दोगे? ग्राउंड कर दोगे, है ना। V01 की वजह से आप आउटपुट निकाल रहे हैं, तो इसको कर दिया आपने ग्राउंड। ये फिर से क्या बन गया? एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का रिजल्ट क्या आता है? V आउटपुट V01 डैश विल बी इक्वल टू माइनस का R2 ओवर R1 इंटू V01। यहाँ मैंने एक्सपेंड करके इसको सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि हम ये प्रोसेस कई बार रिपीट कर चुके, तो इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ये रहा वो रिजल्ट, V01 डैश इज इक्वल टू माइनस का R2 ओवर R1 इंटू V01। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट ड्यू टू द सेकेंड इनपुट। सेकेंड इनपुट क्या थी मेरी? V02। तो V02 की वजह से मेरा आउटपुट है V02 डैश। उसके लिए हमने क्या किया? इस हिस्से को ग्राउंड किया, 0 वोल्ट से कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने दी इनपुट, तो यहाँ पे हमने दी इनपुट V02 और इसको हमने कर दिया ग्राउंड, 0 वोल्ट से कनेक्ट। ठीक, अब ये वाला जो प्रोसेस है ये भी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग, यही डिफरेंस एम्पलीफायर में हमने देखा था। सबसे पहला स्टेप, I2 इक्वल टू I4, सॉरी I3 इक्वल्स टू I4। तो I3 देखिए, I3 ये रहा, I4 ये रहा। I3 की वैल्यू V02 माइनस V1 डैश डिवाइडेड बाय R1, और I4 की वैल्यू V1 डैश डिवाइडेड माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2। तो यहां से आप रिलेशनशिप निकाल लोगे ये वाली V02 और V1 डैश के बीच में। फिर आ जाएंगे ऊपर वाली ब्रांच पे, जैसे कि हमेशा करते हैं,
हम निकालेंगे करंट I1 और I2 दोनों को इक्वेट करेंगे। I1 इज इक्वल टू I2 हो गया, I1 की वैल्यू निकालो 0 माइनस V2 डैश डिवाइडेड बाय R1 और I2 की वैल्यू आपकी आ गई V2 डैश माइनस V02 डिवाइडेड बाय R2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट V02 डैश और V2 डैश में आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी, ठीक है। V2 डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, बट वर्चुअल शॉर्ट से हमारा V1 डैश और V2 डैश बराबर है, तो आप क्या रख सकते हो, V2 डैश की जगह V1 डैश रख सकते हो, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन कॉपी कर सकते हो। फाइनली एट द आउटपुट यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन V02 एंड V02 डैश, मतलब V02 अगर मेरी इनपुट है तो उसकी वजह से मेरी क्या आउटपुट बनेगी, ठीक है ना। तो यहां से हमने रिजल्ट निकाल लिया V02 डैश का। अब सुपरपोजिशन से हमें पता था कि V आउटपुट क्या है, V01 डैश प्लस V02 डैश, दोनों की वैल्यू पुट करी तो फाइनल आंसर जो आया आपका वो आया ये V आउटपुट इज R2 बाय R1 V02 माइनस V01। ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्या था मेरा, ये हिस्सा इतना जो मेरा सर्किट था, दिस इज माय डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये मेरा डिफरेंस एम्पलीफायर है। तो मुझे पता है कि जब ये R1 R2 दोनों बराबर दे रखे हैं तो मेरे डिफरेंस एम्पलीफायर का रिजल्ट ये ही आना है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी और डेरिवेशन के लिए भी। तो डिफरेंस एम्पलीफायर का जो बेसिक रिजल्ट होता है वो क्या होता है, दोनों इनपुट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन द इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी डेरिवेशन सिंपल है, स्टेप्स आप लोग फॉलो करके एक बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब बात रही करंट की, करंट को हम इससे कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि हमें फाइनली अपने V आउटपुट को रिलेट करना है इनपुट से। देखो इनपुट क्या है, ये था ना हमारा बेसिक सर्किट, आउटपुट है V0, ठीक है, और इनपुट क्या है V1 और V2। तो आउटपुट निकालना है V0 इन टर्म्स ऑफ V1 V2। तो यहां तक का सर्किट सॉल्व कर लिया, अब इसके पीछे का सर्किट सॉल्व करेंगे। कैसे, I की वैल्यू निकालेंगे पहले। I क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं इस करंट I को देखूं तो ये क्या है, V01 माइनस V02 डिवाइडेड बाय RF1 प्लस RC प्लस RF2, है कि नहीं है। करंट क्या होता है, किसी भी ब्रांच में करंट कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो करंट I क्या हुआ, V01 माइनस V02 डिवाइडेड बाय RF1 प्लस RC प्लस RF2। देखिए मैंने यही लिखा होगा, ठीक है। करंट की वैल्यू, एक और करंट की वैल्यू निकाली है अब इन्होंने, कैसे, इस छोटे से सेक्शन में देखो, इस छोटे वाले सेक्शन में यहां से करंट की वैल्यू क्या आ रही है, I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन RC, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आपने करंट की लिख ली, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद इफ RF1 इज इक्वल टू RF2 इज इक्वल टू RF, अगर दोनों एम्पलीफायर जो इनपुट पे एम्पलीफायर लगे हैं अगर दोनों का फीडबैक रेजिस्टेंस सेम है, बराबर है, तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, फिर इसको V02 माइनस V01 के टर्म्स में ले आए, माइनस साइन कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे भी माइनस साइन कॉमन लेके चेंज हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, रीअरेंजमेंट है। नाउ आपने क्या किया, बेसिकली V02 माइनस V01 की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ V2 एंड V1। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। V02 और V01 ये वाला जो वैल्यू है इसको आप एज इट इज इस पे रख दो, तो आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी बिटवीन योर आउटपुट V0 एंड योर इनपुट V2 एंड V1, ठीक है। सो दिस इज योर इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विच इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ओपैम्प्स, है ना। 3 डिफरेंट ओपैम्प के कॉम्बिनेशन से हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बनाया। नेक्स्ट इज छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट हैं ओपैम्प के बारे में। फर्स्ट इज ओपैम्प आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन। तो देखिए अगर आपको ओपैम्प प्लस माइनस 15 वोल्ट सप्लाई के लिए बनाए तो जनरली इट विल सैचुरेट व्हेन द आउटपुट वोल्टेज रेजेस अबाउट प्लस 13 वोल्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड माइनस 13 वोल्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपका ओपैम्प प्लस माइनस 15 वोल्ट के लिए डिजाइंड है तो वो ऊपर प्लस 13 और नीचे माइनस 13 वोल्ट पे ही सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर दिस पर्टिकुलर ओपैम्प द रेटेड आउटपुट वोल्टेज इज सेट टू बी प्लस माइनस 13 वोल्ट्स।
To avoid clipping of the peaks of output waveform and the resulting waveform distortion, the input signal must be kept correspondingly small. ऐसा हम क्यों करते हैं? This is done in order to avoid the clipping of peaks. सिग्नल की peaks clip ना हो इसके लिए. Output current limit IC 741 is the IC for op amp और इसको हमने डिजाइन किया है for a maximum output current of plus minus 20 milli ampere. PSRR is power supply rejection ratio और आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is defined as the ratio of change in the input offset voltage to the change in the supply voltage, VCC, also known as power supply sensitivity. Input offset voltage को कैसे डिफाइन करोगे? It is defined as the voltage which is to be applied between the input terminals to balance the amplifier. और इसकी जो वैल्यू होती है प्रैक्टिकल दैट इज 2 मिलीवोल्ट्स फॉर IC 741. दो और टर्म्स आ गई हमारे पास. इनपुट बायस करंट विच इज इक्वल टू IB1 प्लस IB2 बाय 2 और इनपुट ऑफसेट करंट विच इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू करंट्स और उनका एब्सोल्यूट वैल्यू. न्यूमेरिकल देखिए. फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प फॉर इनपुट वोल्टेजेस V1 V2 आपको दे रखा है. डिफरेंशियल गेन दे रखा है. CMRR1 CMRR2 दे रखा है. ठीक है. तो आप जानते हो कि आउटपुट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है? AD/VD प्लस AC/VC है ना. तो VD कैसे निकालते हैं? V1 माइनस V2 से. V1 पता है, V2 पता है, VD निकाल लोगे. VC कैसे निकालोगे? कॉमन मोड वोल्टेज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 दोनों फाइंड आउट. अब हमें क्या नहीं पता? देखो AD आ गया, VD आ गया, VC भी आ गया, AC नहीं पता, कॉमन मोड गेन नहीं पता है ना. वो कैसे निकलेगा? हमको CMRR की वैल्यू गिवन है और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन बाय कॉमन मोड गेन. ठीक है. तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो अपने AC की वैल्यू. तो एक आउटपुट तो आएगा आपको 45.8 मिलीवोल्ट और दूसरी बार CMRR2 जो रखोगे वो रखोगे 10 पावर 5 तो उससे आपका आउटपुट निकलेगा 40.058 मिलीवोल्ट. ठीक है. यू कैन ट्राई दिस आउट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 फॉर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ. इक्वेशन की फॉर्म में आपको आउटपुट वोल्टेज गिवन है -5 VA प्लस का 3 VB और ये क्वेश्चन का ही पार्ट है ना. ये वाला जो ऑप एम्प सर्किट है ये क्वेश्चन का ही पार्ट है. ये क्वेश्चन में गिवन है. तो आप देख सकते हो कि ये जो सर्किट है क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर जो अभी अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं है ना. ये डिफरेंस एम्पलीफायर है. तो डिफरेंस एम्पलीफायर की आउटपुट हम कैसे निकालते हैं? अगेन यू हैव टू अप्लाई द सुपरपोजिशन रूल. कैसे? V आउटपुट विल बी इक्वल टू VA डैश प्लस VB डैश. VA डैश इसकी वजह से आउटपुट होगी. जब इसकी वजह से आउटपुट निकालोगे इसे 0 रखोगे. ठीक है. VB डैश क्या है? VB डैश इज द आउटपुट ड्यू टू दिस VB की वजह से जो आउटपुट आई. जब ये निकालोगे तो इसको ग्राउंड करोगे और यहाँ पे इनपुट लगाओगे. बाकी प्रोसेस पूरा का पूरा सेम जैसे कि हमने डिफरेंस एम्पलीफायर में किया. पीछे दो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी किया, डिफरेंस में भी किया. ठीक है. यू कैन गो थ्रू द डेरिवेशन. ऑल स्टेप्स आर सेम एज वी हैव डन बिफोर. तो आपको जो आउटपुट की इक्वेशन मिलेगी उसको आप अपने रिजल्ट से जब कंपेयर करोगे यू विल फाइंड द वैल्यूज. ये पूरा क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में स्टेप वाइज सॉल्व किया हुआ है. यू कैन गो थ्रू द सोल्यूशन एंड चेक योर आंसर. नेक्स्ट इज प्रिसीजन रेक्टिफायर. सो प्रिसीजन रेक्टिफायर भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का जो काफी ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है. व्हाट इज प्रिसीजन रेक्टिफायर? एक्चुअली इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी पहले ये देखेंगे. ऑर्डिनरी डायोड जो होता है हमारा वो भी रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है ना. बट इट कैन रेक्टिफाई द वोल्टेजेस अबव 0.7 है ना. हम जानते हैं कि जो मेरा नॉर्मल डायोड है उसकी IV कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बनती है. वो कट इन वोल्टेज तक बहुत कम करंट शो करता है और जैसे मेरी कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज जो होती है 0.7 या 0.6 वोल्ट जैसे ही वो क्रॉस होती है इसका एम्पलीफिकेशन बढ़ जाता है. करंट एकदम से राइज होता है. दैट मीन्स अगर मेरे को इससे नीचे की एम्पलीफिकेशन चाहिए, अगर मुझे 0.7 वोल्ट या 0.6 वोल्ट से नीचे की एम्पलीफिकेशन चाहिए तो मेरा ऑर्डिनरी नॉर्मल डायोड वो मुझे नहीं करके दे सकता. ठीक है. फॉर दिस रीजन वी रिक्वायर्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड
विच इज कॉल्ड प्रिसीजन डायोड, ठीक है, which is capable of rectifying the input voltage signal of the order of millivolt. A circuit which uses precision diode for rectification is called precision rectifier. ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्रिसीजन रेक्टिफायर या प्रिसीजन डायोड जो हम लेकर आए उसकी क्या जरूरत थी। तो उसकी जरूरत ये थी क्योंकि ऑर्डिनरी डायोड नी वोल्टेज से नीचे की सिग्नल्स को, लो वोल्टेज सिग्नल्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। That's why we required precision rectifier or precision diode. तो सबसे पहले हमारे पास हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर also called super diode, and this is the circuit diagram. ये देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम है। पॉजिटिव पे हमने V इनपुट दिया, नेगेटिव को हमने एज इट इज यूनिटी फॉलोअर की तरह लगा दिया। यूनिटी फॉलोअर मतलब जो इनपुट वही आउटपुट, और यहाँ पे हमने लगा दिया आउटपुट पे एक डायोड D1, दिस इज V आउटपुट। यहाँ पे हमने अज्यूम किया वोल्टेज है मेरी VA, आउटपुट इज VA। तो अब देखो मेरी इनपुट जो है वो कुछ इस तरीके की है, इट इज अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, दिस इज माय इनपुट। तो अब मुझे चेक करना है कि मेरी आउटपुट क्या आएगी। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन Vin इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चेक करेंगे। तो व्हेन Vin इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये क्या है, यूनिटी फॉलोअर सर्किट और पॉजिटिव टर्मिनल से लगा है इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा मेरा पॉजिटिव। अभी अभी पीछे आप पढ़ के आए हो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जब पॉजिटिव टर्मिनल पे आप इनपुट लगाते थे तो आपकी आउटपुट भी क्या मिलती थी, पॉजिटिव मिलती थी, ठीक है। सो व्हेन योर इनपुट इज पॉजिटिव द आउटपुट VA इज पॉजिटिव, व्हेन VA इज पॉजिटिव तो आपका डायोड D1 क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्टेड है, ठीक है। व्हेन D1 इज ऑन V आउटपुट इज इक्वल टू Vin, यहाँ देखिए V आउटपुट जो है वो Vin के बराबर हो गई। दूसरी तरफ when Vin is less than 0, when Vin is negative, अब नेगेटिव हाफ साइकिल पे अपन पहुंच गए, तो नेगेटिव हाफ साइकिल पे when Vin is negative VA will also be negative। जब VA नेगेटिव होगा तो ये डायोड क्या हो जाएगा बच्चों, ये डायोड हो जाएगा आपका ऑफ, एंड when this diode is off V output is 0 like this। अगेन जब Vin पॉजिटिव होगा तो आपका V आउटपुट पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव के लिए 0। तो इस तरीके से ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह आपके सिग्नल को रेक्टिफाई कर देगा। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर और सुपर डायोड। अब इसकी एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है इसकी, ये लिमिटेशन है कि सेकंड वाले केस में जब आपका Vin लेस देन 0 होता है तो सारा का सारा इनपुट वोल्टेज ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनल्स के बीच में ही ड्रॉप हो जाता है, आउटपुट तो 0 हो जाती है सेकंड वाले केस में, ठीक है। When Vin is less than 0, output is 0 and the entire Vin voltage, ये जो सारी की सारी Vin वोल्टेज है ये सारी की सारी यहाँ ड्रॉप हो जाती है बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑप एम्प। उसकी वजह से आपका जो ऑप एम्प है इट गोज इनटू सैचुरेशन, द ऑप एम्प विल सैचुरेट एंड इट विल टेक अ लॉन्गर रिकवरी टाइम। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ योर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सर्किट निकाला विच इज कॉल्ड इम्प्रूव्ड हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर। दिस इज दिस सर्किट। तो देखो सर्किट में थोड़ा सा चेंज हमने किया, ये सर्किट इतना था है ना, हमने इसमें एक एक्स्ट्रा ये वाला ब्रांच ऐड कर दिया, ये D2 डायोड हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया V1 के साथ ऊपर से नीचे तक। क्यों, इसलिए कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा सिग्नल जाए तो सारी की सारी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप ना होके यहाँ भी आ जाए और आपका ऑप एम्प सैचुरेशन में ना जाए, ठीक है। दिस इज द रीजन। इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। इसके लिए भी आपका इनपुट तो वही है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। अब इसकी आउटपुट कैसे वेरी करेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में व्हेन Vin is greater than 0, that is when Vin is positive। तो Vin कहां से लगा है, अब की बार Vin आपका नेगेटिव टर्मिनल से लगा है, ध्यान रखिएगा। तो Vin जब नेगेटिव है, सॉरी Vin जब पॉजिटिव है तो VA आपका होगा नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि बच्चों अब की बार आपने जो इनपुट लगाई है वो नेगेटिव टर्मिनल पे लगाई है, और हम जानते हैं कि इन्वर्टिंग ऑप एम्प का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, माइनस का RF/R1 इंटू Vin, है ना, यही होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का।
तो इन्वर्टिंग इनपुट पे लगाने की वजह से अगर Vin मेरा पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगी मेरी नेगेटिव, VA इज नेगेटिव। तो देखो जब VA नेगेटिव होगा तो डायोड D1 ऑफ हो गया, यहां से रास्ता टूट गया, V आउटपुट हो गया मेरी 0, बट D2 डायोड मेरा हो गया ऑन, है ना। तो इनपुट यहां से ट्रैवल करके यहां तक तो आएगी, इसके आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि D1 ऑफ है, तो आउटपुट हो गई मेरी 0। दूसरे केस में नेगेटिव हाफ साइकिल में व्हेन Vin इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पे लगा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आउटपुट VA आपको मिलेगी पॉजिटिव। जब VA पॉजिटिव मिलेगी तो डायोड D1 इज ऑन एंड D2 इज ऑफ। आपकी बार D1 ऑन हो जाएगा और आपकी जो आउटपुट है V0 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का Vin। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे सर्किट बना के भी समझाया है, ठीक है। Vin आपने लगाई है नेगेटिव, तो जब Vin नेगेटिव है, D2 ऑफ है और D1 ऑन है, तो ऐसा सर्किट बन गया। ये क्या है, दिस इज योर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वेयर योर V आउटपुट विल बी माइनस का R2 ओवर R1 इंटू Vin। तो जब Vin नेगेटिव होगी, ठीक है, तो आपका V आउटपुट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि V आउटपुट इज माइनस का Vin। तो दिस इज इंप्रूव्ड हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर। इसको इन्वर्टिंग हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको सिग्नल दे रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ऑफ है, लेकिन ये आपको सिग्नल कहां दे रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में दे रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आती है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, वो इस तरफ आती है, ठीक है। दिस इज V0 V आउटपुट, दिस इज Vin। तो इस वाले क्वाड्रेंट में आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। एंड दिस इज फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था हाफ वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर। दिस इज फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर विच इज यूजिंग 2 op-amps। यहाँ पे हमारे 2 op-amp यूज हो रहे हैं। Vin आपने लगाया नेगेटिव से, बीच में आपने 2 डायोड का कॉम्बिनेशन यूज किया, दिस इज VA, ठीक है। इसकी आउटपुट निकाली, दोनों की आउटपुट आपने एक थर्ड op-amp में डाली, तो यू विल गेट फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो Vin अगर आपकी कुछ इस तरीके से है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, एट द आउटपुट यू विल गेट अ रेक्टिफाइड सिग्नल फॉर द एंटायर वेव, है ना। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो सिग्नल ऑफ हो गया या नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका सिग्नल ऑफ हो गया। दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन फिर से 2 तरीके से देखेंगे। पहले देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, दैट इज व्हेन Vin इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, तो देखो व्हेन Vin इज ग्रेटर देन 0 दैट इज व्हेन Vin इज पॉजिटिव। तो Vin जब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के साथ लगा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू V आउटपुट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, सो VA विल बी नेगेटिव। अब आप देखो यहाँ पे जब VA नेगेटिव होगा तो D1 ऑन हो जाएगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा है और ये नेगेटिव है ना, तो ये तो ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया क्योंकि इसका पॉजिटिव पार्ट इसकी नेगेटिव से अटैच हो गया। तो नीचे का जब D2 ऑफ हो गया तो ये पूरा का पूरा नीचे का सर्किट जो है आपका ये हट जाएगा एज इट इज, ठीक है। नीचे का सर्किट आपका हट जाएगा और आपका रिमेनिंग सर्किट जो है इट विल रिमेन लाइक दिस, ठीक है। इतना सर्किट आपका बचा। अब देखो ये आसान है सर्किट सॉल्व करना। इसमें VA क्या होगी, ये तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, VA विल बी इक्वल टू माइनस का R ओवर R इंटू Vin, दैट इज इक्वल टू माइनस का Vin। अब फिर से ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, तो V आउटपुट क्या होगी, माइनस का R ओवर R इंटू VA, ठीक है। तो R से R कैंसिल, दिस इज इक्वल टू माइनस का VA और VA क्या है, माइनस का Vin है, तो माइनस का Vin आप रखोगे तो V आउटपुट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव का Vin। देखिए तो V आउटपुट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव Vin, ये वाली आपको वेव मिल गई, ठीक है। अब देखेंगे ऑपरेशन नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल मींस व्हेन Vin इज नेगेटिव, तो जब Vin नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज VA विल बी पॉजिटिव। जब VA पॉजिटिव हो गया तो दिस डायोड विल बी ऑफ, इसका नेगेटिव कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव है, तो ये डायोड जो है आपका ये हो जाएगा आपका ऑन, तो ऊपर की ये ब्रांच हट जाएगी और नीचे का ये सर्किट आपका ऐसे अटैच हो जाएगा। देखें इक्विवेलेंट सर्किट क्या रहेगा। इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है।
देखो डायोड D1 की जो ब्रांच थी वो हट गई, D2 शॉर्ट हो गया, तो ये ऑन हो गया, तो ये इस तरीके से आपकी ब्रांच होगी। यहाँ पे आपकी वोल्टेज VA, तो इस पे भी VA होगी और यहाँ भी VA, वर्चुअल शॉर्ट से इधर भी VA। नाउ यहां से जाने, ये जो पॉइंट है A, लेट अस कंसीडर द पॉइंट नंबर A, और इस पॉइंट पे हम लगाएंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि इसकी तरफ आने वाले जितने भी करंट हैं उनका समीशन होगा बराबर 0 के। तो देखो यहाँ पे आने वाले करंट कौन कौन से हैं, पहला करंट यहाँ से आएगा V in/R, दूसरा करंट यहाँ से आएगा VA/R, ठीक है, VA/R प्लस, और दूसरा करंट, तीसरा करंट आएगा यहाँ से, वो कितना होगा VA/2/R, ये R और R सीरीज में 2R हो जाएंगे, तो VA प्लस VA/2/R इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी VA और V इन के बीच में, ठीक है। तो अब देखो, अब आ गया हमारा आखिरी ओपैम्प, यहां से VA पकड़ लिया, VA और V इन के बीच में रिलेशनशिप निकाल चुके, VA पकड़ लो, ये वाला सर्किट ले लो, आखिरी वाला पूरा। ये क्या है, दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ध्यान से देखिए, इनपुट लगी है पॉजिटिव एंड पे, है ना, तो इनपुट लगी है पॉजिटिव एंड पे, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्या रिजल्ट होता है, V आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस RF डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस कितना है टोटल, 2R इंटू VA, द इनपुट सिग्नल, ठीक है। VA की वैल्यू पीछे इसको सॉल्व कर लीजिए, और VA की वैल्यू जो है वो V इन की टर्म्स में हमने पीछे निकाली थी, वो रख देंगे, सो यू विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन V आउटपुट एंड V इन। क्या मिल रहा है हमको, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस का V इन। देखो वापस चलेंगे, इस वाले हाफ की बात कर रहे हैं, नेगेटिव हाफ की, इसमें हमें क्या मिला, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस का V इन, तो ये V इन को रिवर्ट करके आउटपुट पे दे देगा S, और यही प्रोसेस आपका रिपीट होता चला जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज अ फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर। और इसका जो ट्रांसफर कर्व आएगा दैट विल बी ऑब्टेन्ड इन बोथ द क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्केमिक ट्रिगर। स्केमिक ट्रिगर भी आपका काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यूनिट नंबर 5 जो होती है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि उसमें जो आपके टॉपिक आते हैं ना वो ट्विस्टेड नहीं होते, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, राइट व्हाट यू मीन बाय स्केमिक ट्रिगर, डिस्क्राइब प्रिसीजन रेक्टिफायर, डिस्क्राइब फुल वेव प्रिसीजन रेक्टिफायर। तो आप अगर अपना सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, डेरिवेशन दे रहे हैं, वेव फॉर्म्स बना रहे हैं, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फायदा है यूनिट 5 तैयार करने का कि यहाँ से आपके जो नंबर हैं वो शॉर्ट पक्के हो जाते हैं। तो स्केमिक ट्रिगर का सर्किट देखो, नेगेटिव इनपुट टर्मिनल से हमने V इन लगाई, पॉजिटिव को हमने अटैच किया एक रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन से, और यहाँ पे एक वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT, एंड दिस इज द आउटपुट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, V इन लिया और V इन के साथ हम दो थ्रेशोल्ड लेवल सेट करते हैं, V अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। तो जो मेरी आउटपुट होती है V नॉट, वो प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन के बीच में फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। किस हिसाब से फ्लक्चुएट होती है, डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ वोल्टेजेस। तो जैसे ही आपकी स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल प्लस V सैचुरेशन से हो रही है, यहां से आपका सिग्नल चला, V आउटपुट चली, और जैसे ही आपकी V इनपुट अपर थ्रेशोल्ड से एक्सीड करेगी, वैसे ही ये स्विच हो जाएगा माइनस V सैचुरेशन पे, ठीक है। फिर ये माइनस V सैचुरेशन कंटिन्यू होगा, कब तक, जब तक आपकी वेवफॉर्म लोअर हाफ में, नेगेटिव हाफ में लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे नहीं जाएगी, तब तक ये स्विच नहीं होगा। जैसे ही आपकी वेवफॉर्म लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे गई, अगेन ये स्विच हो जाएगा प्लस V सैचुरेशन पे, ठीक है। तो प्लस V सैचुरेशन या माइनस V सैचुरेशन पे आउटपुट का स्विच होना किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दो पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, एक पॉइंट अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, एक पॉइंट लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना। तो अपर साइकिल में जैसे ही आपकी वोल्टेज अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर गई, स्विच हुआ। लोअर साइड पे जैसे ही आपकी V इन लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट से नीचे गई, स्विच हुआ। सो दिस इज योर रीजेनरेटिव कंपैरेटिव। इसमें अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू होती है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू प्लस V सैचुरेशन,
and lower threshold voltage is R1 divided by R1 plus R2 into minus V saturation. Hysteresis voltage find out कर सकते हैं by formula upper threshold minus lower threshold voltage. सॉरी ये स्लाइड गलती से आ गई है. तो आपका जो यूनिट नंबर 5 है उसका आखिरी टॉपिक जो आपका आता है दैट इज कॉल्ड पावर एम्पलीफायर, है ना. तो ये पावर एम्पलीफायर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच एनहांसेस द स्ट्रेंथ ऑफ एन इनकमिंग सिग्नल. इट इज रेफर्ड टू एज पावर एम्पलीफायर. स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स जो होते हैं वो जनरली कंसंट्रेट करते हैं ऑन बूस्टिंग द वोल्टेज और करंट. हाउएवर आपका जो पावर एम्पलीफायर है वो आपको वोल्टेज और करंट दोनों में ही आपका स्ट्रेंथ को इंप्रूव करके देता है. सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है. वी हैव द सिग्नल अप्लाइड टू अ वोल्टेज एम्पलीफायर, अगेन अ वोल्टेज एम्पलीफायर, then there is a driver stage and then there is an output stage which is supplied to a speaker. Power efficiency जो होती है एम्पलीफायर की that is given by output ratio of output AC power to the input DC power. ठीक है. डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एम्पलीफायर में ये इनपुट सिग्नल डाला और हमें एम्पलीफायर के आउटपुट पे एक एम्पलीफाइड वर्जन तो मिल रहा है, स्ट्रेंथ तो बढ़ गई, बट जो ओरिजिनल वेव शेप है वेव शेप में थोड़ा सा अंतर आ गया, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. और ये जो डिस्टॉर्शन आता है इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव फीडबैक का. नेगेटिव फीडबैक क्या होता है आप सभी जानते हो. इस ये यूनिट है आपकी एनालॉग की, इसमें आप पढ़ते हो शुरू से ही कि जब हम आउटपुट का कुछ हिस्सा निकाल के एक फीडबैक सर्किट के थ्रू इसको इनपुट से जोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक. डीसी पावर ड्रॉन फ्रॉम द कलेक्टर बैटरी, सिंपल है, पावर इज इक्वल टू VI होती है. पावर सप्लाइड जो है तो इसलिए इसको VCC लिखा है विच इज द कलेक्टर वोल्टेज, और IC इज द कलेक्टर करंट. ICQ क्या है? ICQ इज द कलेक्टर करंट एट द Q पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट. ये सब Q पॉइंट आप लोग पढ़ के आ चुके आपने प्रीवियस सेमेस्टर में. क्या होता है ये? एक्चुअली जो मेरे एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, उसकी लोड लाइन पे हम एक ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करते हैं विच इज कॉल्ड Q पॉइंट. AC पावर आउटपुट का फॉर्मूला PAC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RC, और V को आप VRMS बाय 2 भी लिख सकते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पावर एम्पलीफायर होते हैं उनको हम कुछ क्लासेस में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ देयर ऑपरेशन, ठीक है, एंड देयर एफिशिएंसी. So these classes are class A, class B, class AB and class C. सबसे पहले आती है क्लास A. तो क्लास A एम्पलीफायर्स जो होते हैं उनका बेसिक सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है. दिस इज अ BJT, ये आपका एम्पलीफायर हो गया. VCC यहाँ से आया, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस एंड दिस इज योर एमीटर. ठीक है. अगर आपने ऐसी इनपुट डाली इसके अंदर यू विल गेट एन एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द आउटपुट. तो क्लास A एम्पलीफायर कौन से हैं? दीज आर द एम्पलीफायर्स व्हिच ऑपरेट इन अ मोड वेयर द आउटपुट ट्रांजिस्टर कंडक्ट ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल ऑफ इनपुट. मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है इट इज ऑलवेज कंडक्टिंग फॉर द एंटायर साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल. दिस ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग. ठीक है. तो इसका जो कंडक्शन एंगल होता है उसको हम कहते हैं 360 डिग्री इसका कंडक्शन एंगल होता है. फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इनपुट दिस ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग. इसकी क्या फीचर्स हैं? मिनिमल डिस्टॉर्शन. इस तरह के एम्पलीफायर्स में डिस्टॉर्शन मिनिमल मिलेगा, बट इसकी एफिशिएंसी भी आपकी पुअर होती है. With class A amplifiers, the Q point lies in the middle of load line, so the signal can swing over the maximum possible range. देखो लोड लाइन का रिवीजन करा देती हूँ थोड़ा सा. लोड लाइन हम कैसे बनाते थे? बिटवीन द आउटपुट करंट IC एंड द आउटपुट वोल्टेज VCE हम एक लाइन प्लॉट करते थे कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे. ठीक है. तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस रीजन में ये अच्छा इधर होता था सैचुरेशन रीजन, नीचे होता था लाइन से कट ऑफ रीजन, और बीच का होता था एक्टिव रीजन, है ना. तो हम क्या चाहते थे जनरली कि जो मेरा ट्रांजिस्टर है वो मेरे एक्टिव रीजन में काम करे. थोड़ा सा याद कीजिए अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. तो Q पॉइंट जो होता है इसका, इट इज सिलेक्टेड एट द मिडल ऑफ लोड लाइन. ये लोड लाइन है तो इसके मिडल में हम इसका Q पॉइंट सिलेक्ट करते हैं.
ड्यू टू दिस द आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फॉर द फुल साइकिल ऑफ इनपुट दैट इज 360 डिग्री। अभी अभी पीछे मैंने आपको बताया, ड्यू टू चेंजेस इन आईसी द वोल्टेज वीसीई विल आल्सो फ्लक्चुएट साइनोसॉइडली एंड द ऑपरेटिंग पॉइंट इज इन द मिडल ऑफ लोड लाइन। तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्या हुआ, सिंपल सर्किट है, और मेन दिस इज द मेन थिंग कि हमने आईसी इसके आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो लोड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिलता है वीसीसी और यहाँ पे हमें पॉइंट मिलता है वीसीसी ओवर आरएल। तो ये जो लोड लाइन है इस पे हमने क्यू पॉइंट लिया है इसके एग्जैक्टली मिडल में, थोड़ा सा ऊपर वेरिएशन ली Q1, नीचे वेरिएशन ली Q2। तो जो आपका इनपुट और आउटपुट होता है इट गेट्स अ फुल 360 डिग्री व्यू टू स्विंग। क्लास बी अब क्लास बी क्या है, द बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन क्लास बी इज सच अ वे दैट एट जीरो सिग्नल कंडीशन देयर विल बी नो कलेक्टर करंट एंड द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड एट द कट ऑफ वोल्टेज। देखते हैं डायग्राम से समझ में आएगा ज्यादा अच्छा। देखो ये है क्लास बी पावर एम्पलीफायर, जिसमें हमने जो सर्किट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। हमने एक ट्रांजिस्टर की जगह दो ट्रांजिस्टर ले लिए, ठीक है, इनपुट लगाई यहां से। तो जो इनपुट है, अगर मेरी इनपुट साइनोसॉइडल है ऐसे, तो एक हाफ साइकिल में मुझे ये वाला ट्रांजिस्टर रिजल्ट देगा, दूसरी हाफ साइकिल में मुझे ये वाला ट्रांजिस्टर रिजल्ट देगा। मतलब जो कंडक्शन है वो 180 डिग्री कंडक्शन है। सब बात समझिए कि एक हाफ साइकिल में एक ट्रांजिस्टर रिजल्ट दे रहा है, दूसरी हाफ साइकिल में दूसरे एक ट्रांजिस्टर ऑफ है, दूसरा ट्रांजिस्टर रिजल्ट दे रहा है। तो आउटपुट कुल मिला के दोनों का रिजल्ट मिला के आउटपुट मेरी हो जा रही है ये, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री कंडक्शन, जिसमें आपका जो ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर एक हाफ साइकिल के लिए ही काम कर रहा है, दूसरी हाफ साइकिल के लिए वो ऑफ है, फिर दूसरा ट्रांजिस्टर अगली हाफ साइकिल के लिए काम कर रहा है, पहली हाफ साइकिल के लिए वो ऑफ है, ठीक है। इसमें क्लास बी में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है इट इज सिलेक्टेड एट द कट ऑफ। कट ऑफ का है, कट ऑफ इसके नीचे होता है, हम लोग सब जानते हैं। तो एक्स एक्सिस पे व्हेन एट वीसीसी पॉइंट माय कट ऑफ इज सिलेक्टेड। The collector current flows only for 180 degrees because the transistor only operates for one half of the input signal. To achieve this, Q point is changed to be at the cutoff or on the x-axis. इसका ऑपरेशन कैसे होता है? The base emitter junction is only forward biased during positive half cycle. ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर जो है, देखो दो ट्रांजिस्टर्स हैं आपके, है ना, दो ट्रांजिस्टर्स हैं, यही मैंने बताया था। दिस इज बेस कलेक्टर एमिटर, अगेन दिस इज बेस कलेक्टर एमिटर। तो एक ट्रांजिस्टर आपका ऑन होगा एक हाफ साइकिल के लिए और दूसरी हाफ साइकिल के लिए ऑफ। ये वाला ट्रांजिस्टर इस हाफ साइकिल के लिए ऑन है, इसके लिए ऑफ है। तो एक एक हाफ साइकिल में एक एक ट्रांजिस्टर आपका ऑन होता जाता है और आपको रिजल्ट मिल जाता है। फाइनली वी हैव ए बी। तो देखो ए बी बड़ा आसान है समझना। हमने समझा कि जो ए है वो लोड लाइन के मिडल में क्यू पॉइंट शिफ्ट करता है और पूरे 360 डिग्री के लिए ऑपरेट करता है, पूरे फुल स्विंग के लिए ऑपरेट करता है, इनपुट की एंटायर साइकिल के लिए ऑपरेट करता है। दिस इज ए, है ना। बी में क्या हुआ? बी में दो ट्रांजिस्टर लिए और क्यू पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दिया कट ऑफ पे, है ना, और केवल एक ट्रांजिस्टर का जो स्विंग है वो 180 डिग्री है ना। तो टोटल आपको आउटपुट पूरी मिल रही है, लेकिन एक ट्रांजिस्टर केवल 180 डिग्री के लिए काम कर रहा है। अब हम ये कह रहे हैं ना ए लो ना बी लो, दोनों के बीच का एक समझौता कर लो दोनों के बीच में, और दोनों की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिला के बना दो ए बी, है ना। तो ए बी क्या है? ए बी ना यहाँ पे रहेगा मिडिल में, ना यहाँ पे रहेगा, ए बी रहेगा यहाँ इन दोनों के बीच में। तो इसका क्यू पॉइंट कहाँ होगा? ए बी का यहाँ पे इसका क्यू पॉइंट होगा, और इसका कंडक्शन एंगल क्या होगा? इन बिटवीन 360 एंड 180 डिग्री बिटवीन देम, मतलब 360 से कम और 180 से ज्यादा, है ना। द एंगल विल बी, इसका जो कंडक्शन एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री बट इट विल बी लेस देन 360 डिग्री। AB amplifiers are a combination of A and B class. Class AB amplifier not only solve the reduced efficiency issue of class A, but also solve the crossover distortion issue present in class B.
देखो जब भी हम कोई बीच का रास्ता चुनते हैं दो रास्तों के अगेंस्ट, तो वो हमें क्या देता है, दोनों की अच्छाइयां उठा करके मर्ज कर देता है और दोनों की बुराइयां एलिमिनेट कर देता है। दिस इज क्लास ए बी एम्पलीफायर। ए की अच्छाई उठाई, बी की अच्छाई उठाई, दोनों की बुराइयां एलिमिनेट कर दी और बन गया मेरा ए बी क्लास एम्पलीफायर। तो इसमें हमने क्या किया, दो ट्रांजिस्टर लिए, फिर से बी का ही सर्किट है, केवल यहाँ पे ये थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट है, दो डायोड और एक दो रेजिस्टेंसेस लगा करके थोड़ा सा अरेंजमेंट हमने इसका डिफरेंट कर दिया। टू ऑब्टेन द आउटपुट सिग्नल for the AC input signal that is angled between 100 and 360 degree, the Q point is situated here. देखो Q point कहाँ है इसका, यहाँ पे A का यहाँ था, बीच में B का यहाँ था, हमने अब ना ये लिया ना ये लिया, इसका बीच सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली कंडक्शन एंगल 360 डिग्री से छोटा ले लिया और 180 डिग्री से बड़ा ले लिया। So this is called class AB amplifier. Finally, at last we have class C power amplifier. तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर जो होते हैं वो हमारे लेस देन 180 डिग्रीज के लिए फंक्शनल होते हैं, ठीक है। द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, द पावर एम्पलीफायर इज नोन एज क्लास सी। अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि एफिशिएंसी तो बहुत हाई मिल गई हमें, लेकिन लीनियरिटी पुअर हो गई, ठीक है। द कंडक्शन एंगल फॉर क्लास सी इज लेस देन 180 डिग्रीज, it is generally around 90 degrees. देखिए this is the circuit diagram for class C power amplifier. एक सिंगल ट्रांजिस्टर लगाए और यहाँ पे हमने ट्यून सर्किट का यूज किया है, which is a combination of L and C. और इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है इट इज बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे कहीं यहाँ पर हमने इसका ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट करा है। The design of power amplifier has even greater efficiencies than B, but sacrifices the quality of amplification. And the operating point is modified to be below the x-axis. Operation कैसे होगा इसका? The transistor can stay in active region for less than half cycle period because of biasing below the cutoff. That is, it is conducting for less than 180 degrees. The output signal is severely distorted because of smaller conduction angle, ठीक है। डिस्टॉर्शन हाई है बट एफिशिएंसी भी हाई है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोगों को एक पूरा प्रॉपर पिक्चर पता चल जाए, उसके लिए चारों एम्पलीफायर्स को एक जगह करके इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। एफिशिएंसी अगर आप देखो, क्लास ए की सबसे कम होती है, बी की मॉडरेट, ए बी की मॉडरेट और सबसे हाई होती है सी की, लीनियरिटी की अगर हम बात करें, अगर लीनियरिटी की बात करें, क्लास ए सबसे ज्यादा हाई लीनियरिटी शो करता है। तो जब सबसे ज्यादा हाई लीनियर होगा तो डिस्टॉर्शन सबसे कम होगा। देखो जितना ज्यादा लीनियर उतना कम डिस्टॉर्शन, ठीक है, और डिवाइस जितना कम लीनियर उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन। तो इसकी लीनियरिटी हाई है, डिस्टॉर्शन मिनिमल है। क्लास बी में लीनियरिटी थोड़ी कम हुई तो डिस्टॉर्शन थोड़ा बढ़ा। क्लास ए बी में सेम, लिनियरिटी थोड़ी कम हुई तो डिस्टॉर्शन बढ़ा। यहाँ क्लास सी में लिनियरिटी बिल्कुल कम हो गई, पुअर हो गई, तो डिस्टॉर्शन आपका हाई चला गया। एप्लीकेशंस की बात करें तो क्लास ए एम्पलीफायर्स को हम ऑडियो एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। क्लास बी इज यूज्ड इन मोटर कंट्रोल पावर इन्वर्टर्स, क्लास ए बी फॉर ऑडियो एम्पलीफिकेशन एंड कार ऑडियो, एंड क्लास सी इज यूज्ड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। So this is the last topic of your unit number 5, which comprises of power amplifiers and their classes. So this completes the entire syllabus for unit number 5, and I wish you all the best for your exams. Thank you, students.